नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट सीएनसीसी 2 बाल निगरानी सेवा का प्रबंधन बीएलओसी के 4 बाल विकास शाला पूर्व वर्षों के दौरान इकाई 20 समाजीकरण और पालन पोषण के तरीके 20.1 प्रस्तावना। आप में से अधिकांश लोग शाला पूर्व बच्चों से परिचित होंगे और संभवतः कुछ को उनके साथ अंतःक्रिया का भी अनुभव हो। शाला पूर्व वर्षों के दौरान सामाजिक संबंधों के बारे में पढ़ने से पहले शायद आप शाला पूर्व बच्चों से संबद्ध अपने अनुभवों का पुनः स्मरण करके उनको संगठित करना चाहते हो। इन बच्चों के सामाजिक विकास के कौन से ऐसे व्यवहार या पहलू हैं जो इसी उम्र में उभरते हैं? 13 से 36 माह के बच्चों और बड़े बच्चों की तुलना में शाला पूर्व बच्चे किस प्रकार भिन्न होते हैं? आगे पढ़ने से पहले शायद आप अपने अनुभव याद करके उन्हें नीचे दी गई जगह में लिखना चाहें। शाला पूर्व बच्चों की ओर ध्यान देने पर आपने पाया होगा कि इन वर्षों में बच्चे पहले से अधिक स्वतंत्र और स्वावलंबी हो जाते हैं। अब कार्य करने में वे पहल भी करते हैं। चूंकि वे 13 से 36 माह के बच्चों की तुलना में अधिक स्वनिर्देशित हो जाते हैं, अतः अपने प्रयासों में भी अधिक सफल रहते हैं। हमोमा बच्चों के साथ भी अब वे अधिक अंतःक्रिया करते हैं और अपने भाई बहनों, सहोदरों और मित्रों के साथ रहना तथा उनके साथ मिलजुल कर खेलना उनको रुचिकर लगता है। 13 से 36 माह के बच्चों की अपेक्षा वे परिकल्प खेल अधिक खनते हैं और परेशानी से घिरे लोगों के प्रति संवेदनशील व्यवहार भी अपनाते हैं। वर्टिकल बार साथ ही गुजरे हुए वर्षों की तुलना में वे ज्यादा विश्वस्त या ज्यादा आक्रामक या ज्यादा मैत्रीपूर्ण होने लगते हैं। आप यह भी पाएंगे कि जबकि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कभी सिखाया नहीं गया, फिर भी लड़कों और लड़कियों के उचित व्यवहारों के बारे में उनके दृढ़ विचार होते हैं। शाला पूर्व वर्षों में बालिका अपने व्यक्तित्व में और अधिक पहलू शामिल करती है। अब उसके व्यवहार और विकसित होते हैं और अपेक्षाकृत अधिक स्थायी हो जाते हैं। इन शुरू के वर्षों में बालिका के व्यक्तित्व को विकसित करने में पालनकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पालनकर्ता द्वारा अपनाए गए समाजीकरण और पालन पोषण के तरीके काफी हद तक यह निश्चित करते हैं कि बालिका बड़ी होकर सामाजिक रूप से कितनी सक्षम होगी। इन सभी पहलुओं पर हम इस इकाई में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, यह पाठ्यक्रम 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के विकास से संबद्ध है। लेकिन इस इकाई में कुछ स्थानों पर हमने इस अवधि के बाद के सामाजिक कौशलों के विकास का भी वर्णन किया है, ताकि आपको इस पहलू के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकें। 6 वर्ष के बाद की अवधि में होने वाले विकास से संबंधित जानकारी बॉक्स के अंदर दी गई है। इसे पढ़ना या न पढ़ना आपकी रुचि पर निर्भर करता है। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के बाद आप टाइम्स शाला पूर्व बच्चों में पहल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के महत्व और पालनकर्ताओं के उन व्यवहार तथा मनावृत्तियों का जो कि इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं, वर्णन कर सकेंगे। टाइम्स शाला पूर्व वर्षों में स्वसंकल्पना के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बता सकेंगे तथा स्वसंकल्पना को रूप देने वाले कारकों का वर्णन कर सकेंगे। लिंग संकल्पना के विकास की अवस्थाओं के बारे में बता पाएंगे और यह भी वर्णित कर पाएंगे कि वांछनीय सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने में और लिंग भूमिका संबंधी रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करने में पालनकर्ता की क्या भूमिका होती है। अनुशासन के अलग अलग तरीकों की परस्पर तुलना कर पाएंगे और यह भी बता पाएंगे कि अनुशासन के तरीके किस प्रकार बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, बच्चों पर दंड का क्या असर पड़ता है और उनके वांछनीय व्यवहार को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, यह बता सकेंगे।
माता पिता द्वारा अपनाई गई व्यवहार की विभिन्न शैलियों में भिन्नता बता पाएंगे और बच्चों के पालन पोषण के उत्तम तौर तरीकों की पहचान कर पाएंगे। आक्रामकता के कारणों को पहचान पाएंगे तथा माता पिता बच्चों के आक्रामक व्यवहारों का किस प्रकार से समाजीकरण करते हैं, इसकी व्याख्या कर सकेंगे। शाला पूर्व वर्षों में हमउम्र बच्चों के साथ होने वाली अंतःक्रिया को समझ पाएंगे। शाला पूर्व बच्चों द्वारा अधिक समानुभूति और समाजानुरूप व्यवहार दर्शाने के कारणों का वर्णन कर सकेंगे और अपने दैनिक जीवन में बच्चों के मात अंतःक्रिया करते समय इस इकाई से एकत्र जानकारी को प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल में ला पाएंगे। 20 दो पहल करने की प्रवृत्ति का विकास। शाला पूर्व बच्चों में काफी योग्यताएं होती हैं। वे अपनी क्रियाओं का पूर्वायोजित कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे अधिक प्रभावशाली ढंग से तरह-तरह के कार्य कर पाते हैं। उनका बढ़ता हुआ आत्मविश्वास उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब वे ज्यादा मुश्किल कार्य करना पसंद करते हैं, जैसे झाड़ी के ऊपर से कूदना, लकड़ी के फट्टे पर खड़े होकर अपना संतुलन बनाए रखना, पहेलिकाओं के अलग-अलग हिस्सों को सही तरीके से इकट्ठे जोड़ना और खेल के मैदान में अकेले चले जाना। अपने से बड़ों की राय लेने के लिए और अपनी क्रियाओं को आयोजित करने के तरीकों के बारे में सीखने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। इन समस्त क्रियाओं में उनके पहल करने की प्रवृत्ति झलकती है। यही वह समय है जब पालनकर्ता बच्चों के अंतर्बल, उत्साह और पहल करने की इच्छाओं को उचित तरीके से इस्तेमाल में लाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। पहल करते समय जब बच्चों को सफलता मिलती है, तो उनमें आत्मविश्वास और स्वमान्यता का विकास होता है। लेकिन जब कुछ कर पाने की इच्छा में वे बहुत आगे निकल जाते हैं, तो इससे परेशानी भी हो सकती है। उदाहरणतः एक 4 वर्षीय बालिका जब रंग भरना सीख रही होती है, तो वह न केवल दिए गए कागज पर ही रंग भरती है, बल्कि अपने और अपने पास बैठे छोटे भाई के कपड़ों को भी रंग देती है। इस प्रकार के बच्चों के व्यवहारों को माता-पिता सहन नहीं कर पाते और उन्हें उनके व्यवहारों की सीमा बताने के लिए वे दंड दे सकते हैं या फिर इस तरह के कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। जब माता-पिता बच्चों को इस प्रकार की क्रियाओं के प्रति बार-बार दंड देते हैं या उनका तिरस्कार करते हैं, तो बच्चों में अपराध भावना, सेंस ऑफ गिल्ट का विकास होने की संभावना बढ़ती है। वे यह महसूस करने लगते हैं कि उनके कार्य हमेशा गलत और वयस्कों को अप्रसन्न करने वाले होते हैं। जब माता-पिता बच्चों की क्रियाओं में हमेशा रोक-टोक लगाते हैं, जो उनमें पहल करने की भावना का अभाव होने लगता है। आता अपने आप चुनकर क्रिया करने की बजाय वे सिर्फ वही कार्य करते हैं जो उनको करने को कहा जाता है। बच्चों के विकास के लिए ऐसी मनोवृत्ति के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में पालनकर्ता का कर्तव्य है कि वह बच्चों में आत्मविश्वास और अपने व्यवहारों के प्रति कुछ जिम्मेदारी या स्वदायित्व विकसित करने में उनकी मदद करे। साथ ही पालनकर्ता को उनकी पहल करने की इच्छा को नहीं दबाना चाहिए। बालिका को भी सामाजिक दृष्टि से अनुचित कार्यों पर नियंत्रण करना सीखना होगा। बालिका को ऐसे कार्य करने से रोकने के बजाय उसे यह समझाकर उसकी मदद करनी चाहिए कि उसे ऐसे कार्य क्यों नहीं करने चाहिए और उसके व्यवहार में ऐसा क्या है जो अनुचित है। यदि हर समय उस पर नियंत्रण या रोक-टोक लगाई जाएंगी तो वह यह महसूस करने लगेगी कि उसके व्यवहार हमेशा गलत होते हैं और इस तरह उसमें अपराध भावना बढ़ेगी। जब माता-पिता बच्चों पर लगाए अपने नियंत्रण और उनकी पहल करने की प्रवृत्ति में संतुलन रखते हैं, तो बच्चे भी अपनी योग्यताओं से प्रसन्न रहते हैं और वयस्कों के निर्देशों को अच्छी तरह से सुनते हैं। लेकिन जब यह संतुलन नहीं बन पाता तब बच्चों की इच्छा और दूसरे की उनसे अपेक्षा के बीच परस्पर अंतर्द्वंद होने लगता है। तत्पश्चात
अपराध भावना से बचने के और साथ ही दूसरे से स्वीकृति के, जो तभी संभव है जब वे दूसरों की बात मान। प्रयास में बच्चे अपने व्यवहार में प्रतिबंध और अत्यधिक नियंत्रण लगाते हैं। यह भी हो सकता है कि उन्हें वे लोग बुरे लगे जो उन्हें स्वयं को नियंत्रण में रहने को कहते हैं। यदि इस अंतर्द्वंद को समाधान नहीं किया जाए तो बड़े होकर बच्चे न केवल पहल करने में संकोच कर सकते हैं, बल्कि वे यह भी महसूस कर सकते हैं कि सही काम करने का एक तरीका यही है कि जो चीज़ उन्हें चाहिए उसे या तो उन्हें अस्वीकृत करना होगा या एक ऐसा तरीका अपनाकर ही वे उस चीज़ को पा सकेंगे जो गलत है। अब यह स्पष्ट है कि बच्चों की भावनाओं के प्रति पालनकर्ताओं का संवेदनशील होना जरूरी है ताकि वे बच्चों में पहल करने और विरोधी भावनाओं से निपटने में उनकी मदद कर सकें। 20.3 स्वसंकल्पना। आपको याद होगा कि 13 से 36 माह की बालिका अपने शरीर के प्रति अधिक जागरूक होने लगती है, अर्थात अब वह समझने लगती है कि वह एक व्यक्ति है। ससंकल्पना के विकास में अगला चरण है स्वयं को शारीरिक विशेषताओं, मनोवृत्तियों, विश्वासों और व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर परिभाषित करना। यह प्रक्रिया शाला पूर्व वर्षों में शुरू होकर जीवन पर्यंत तक रहती है। आइए अब देखें कि शाला पूर्व वर्षों में स्वसंकल्पना किस प्रकार विकसित होती है। जब बालिका अपने बारे में जागरूक हो जाती है, तो यह स्पष्ट है कि सबसे पहले उसका ध्यान अपनी शारीरिक विशेषताओं पर ही केंद्रित होगा। इस प्रकार अपने को परिभाषित करने की प्रक्रिया अपनी शारीरिक विशेषताओं पर ध्यान देने से शुरू होती है। शाला पूर्व बच्चे पहले अपने लिंग, लड़का या लड़की और इन विशेषताओं जैसे दिखने में वे कैसे हैं, कितने लंबे हैं, उनके बाल धुंघराले हैं या नहीं के आधार पर अपना वर्णन करते हैं। वस्तुओं को देखते समय भी शाला पूर्व बच्चे पहले उनके बाहरी रूप से ही आकर्षित होते हैं। मुमकिन है एक शाला पूर्व बालिका किसी गेंद को देखकर यह कहने की बजाय कि वह रबड़ की बनी है, यह कहे कि वह लाल रंग की है। इसी तरह शाला पूर्व बच्चे स्वसंकल्पना के विकास के दौरान अपने में दिखाई देने वाली बाहरी विशेषताओं के अनुसार ही अपने को परिभाषित करते हैं। जब उनसे अपने बारे में बताने को कहा जाता है, तो शाला पूर्व बच्चे यह भी बताते हैं कि उन्हें किस चीज से खेलना पसंद है, वे कहाँ रहते हैं या उन्हें क्या अच्छा लगता है। वे अपने को उन व्यवहारों जिन्हें वे प्रायः करते हैं या फिर अपनी मनपसंद क्रिया, जैसे मैं साइकिल चला सकता हूं, के आधार पर भी अपने को वर्णित करते हैं। शाला पूर्व बच्चों की स्वसंकल्पना से संबंधित एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके अपने बारे में वर्णन निरपेक्ष होते हैं, अर्थात वे या तो बड़े या छोटे हैं, बूढ़े या जवान हैं। वे आम तौर पर दूसरों से अपनी तुलना नहीं करते और इसीलिए अपने को वर्णित करते समय वे उससे बड़ा या उससे छोटा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। यह शाला पूर्व बच्चों की संज्ञानात्मक योग्यताओं के अनुरूप है, जिसके बारे में आप पिछली इकाई में पढ़ चुके हैं। शाला पूर्व बच्चों की स्वसंकल्पना का एक उदाहरण आपके लिए नीचे दिया गया है। यह उदाहरण एक बच्चे का अपने बारे में वर्णन है। मेरा नाम अली है। मेरी आंखें काली और बाल काले हैं। मैं 6 वर्ष का हूँ। मुझे गेंद से खेलना अच्छा लगता है। मैं नरेला में रहता हूँ। मैं पाठशाला जाता हूँ। मेरे पास काफी सारे कंचे हैं। शाला पूर्व बच्चों के साथ खेलते और अंतःक्रिया करते समय आप उनसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिससे कि यह पता चल सके कि वे अपने बारे में क्या सोचते हैं। नीचे दी गई जगह में आप शाला पूर्व बालिका बालक का स्वयं उनके द्वारा दिया गया का वर्णन लिख सकते हैं। आप शायद यह जानने की इच्छा रखते हो कि स्वयं के बारे में संकल्पना का बाल्यकाल, किशोरावस्था और वयस्कावस्था के दौरान किस तरह से विकास होता है।
स्वयं के बारे में संकल्पना के विकास से संबंधित और अधिक जानकारी नीचे दिए बॉक्स में है। बॉक्स 20.1 वर्टिकल बार स्व संकल्पना। समय के साथ साथ बच्चों की स्वसंकल्पना और विस्तृत हो जाती है। जैसे जैसे वर्टिकल बार उनकी विचार शक्ति परिपक्व होती है, वे अपने बारे में और ज्यादा सोचने लगते हैं। उम्र में बड़े बच्चे वर्टिकल बार बाहरी विशेषताओं की तरफ अपना ध्यान कम केंद्रित करते हैं और आंतरिक गुणों की तरफ अधिक ध्यान देते हैं। अपना वर्णन करते समय वे अपनी भावनाओं और विचारों को अधिक व्यक्त करते हैं। बड़े बच्चे अपनी तुलना दूसरों से भी करते हैं और अपना वर्णन करते समय वे कम चतुर या उतना अच्छा नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नीचे दिए गए 10 वर्षीय बच्चे का स्वयं के बारे में उल्लेख इन सभी पहलुओं को दर्शाता है। मेरा नाम आमला है। मैं एक लड़की हूँ। मैं ईमानदार लड़की हूँ। मैं अधिक लंबी नहीं हूँ। मैं अधिक अच्छी तरह से चित्र नहीं बना सकती। मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ। मैं क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छी हूँ। मेरे बहुत से मित्र हैं। कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते और मैं भी उन्हें पसंद नहीं करती। किशोर अवस्था वाले बच्चे समाज के नियमों, विश्वासों, मनोवृत्तियों, मूल्यों और आदर्शों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। वे इन सभी मुद्दों के बारे में सोचते हैं और इन मुद्दों से संबंधित उनके विचार उनकी स्वसंकल्पना का एक हिस्सा बन जाते हैं। समय के साथ साथ हमारी स्वसंकल्पना विस्तृत होती है और इसमें कई पहलू जुड़ जाते हैं। स्वसंकल्पना स्थायी नहीं होती। जैसे जैसे व्यक्ति में परिवर्तन आते हैं, उसके विश्वास और राय भी बदलती जाती है। यदि आप अपने बारे में 10 से 15 वाक्य लिखें, जो कि आपको सही तरह से वर्णित करते हो, तो आपको यह अभ्यास रोचक लगेगा। आप अपने रिश्तेदार या मित्र को भी कह सकते हैं कि वे बताएं कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप पाएंगे कि कुछ पहलू जिनके बारे में आप स्वयं सोचते हैं, दूसरों द्वारा बताए गए पहलुओं से वर्टिकल बार मेल खाते हैं, जबकि कुछ के बारे में आपकी धारणाएं दूसरों से भिन्न होती है। 20 मार्च 2001 स्वसंकल्पना का उद्गम। स्वसंकल्पना कैसे विकसित होती है? आपने खंड 3 में पढ़ा कि किस प्रकार अपने शरीर के अन्वेषण और दूसरों के साथ अंतःक्रिया करके शिशु को अपने शरीर के बारे में आभास होता है। यही सब कारक बच्चे को बाल्यावस्था में स्वसंकल्पना को विकसित करने में मदद करते हैं। जैसे जैसे बच्चों की योग्यताएं विकसित होती हैं, वैसे वैसे वे अपनी क्षमता महसूस करने लगते हैं। अपनी योग्यता को प्रकट करते हुए अब वे कह सकते हैं, मैं ऊंचा कूद सकती हूँ, मैं सड़क अपने आप पार कर सकती हूँ, मैं दूध ला सकती है। मैं साइकिल नहीं चला सकती हूँ, मैं बाजार जाकर सब्जी ला सकती हूँ। जैसे जैसे वह बड़ी होती है, उसका स्वयं के बारे में उल्लेख ज्यादा जटिल होता जाता है। बच्चों की स्वसंकल्पना को प्रभावित करने का दूसरा कारक है उनकी दूसरे के साथ अंतःक्रिया। माता पिता और दूसरे लोग बच्चों को उनके बारे में जानकारी देते हैं। जब माता पिता बालिका के बारे में इस प्रकार से कुछ कहते हैं, जैसे तुम कभी ठीक से क्यों नहीं लिख सकती, तुम हमेशा चीजें गिराती रहती हो, तुम चतुर हो, हम जानते हैं कि तुम यह काम कर सकती हो, तुम एक अच्छी लड़की हो और हम तुम्हें पसंद करते हैं, तो बालिका इन सभी बातों पर विश्वास करने लगती है और उन विचारों को अपनी स्वसंकल्पना का हिस्सा बना लेती है। जब माता पिता बार बार समनुरूपता से बच्चे की सकारात्मक प्रतिपुष्टि करते हैं, तो बच्चों में उच्च स्वमान्यता विकसित होती है, और जब माता पिता बच्चों की योग्यताओं का लगातार नकारात्मक विश्लेषण करते हैं, तो बच्चों की स्वमान्यता भी कम हो जाती है। अगर माता पिता बालिका के बारे में अपनी राय व्यक्त न भी करते हों, तो भी बच्चों तक उनके विचार अप्रत्यक्ष और परिष्कृत रूप से पहुंच ही जाते हैं। जो माता पिता मानते हैं कि उनकी बालिका सक्षम नहीं है, वे उस पर अधिक जिम्मेदारी
सौंपना नहीं चाहेंगे और उनका यह व्यवहार बालिका सक्षम जाती है। वे बालिका की अपने बारे में संकल्पनाएं बनाने में नेतृत्व करते हैं। उनके ऐसे व्यवहार से बालिका सोच सकती है, मैं कुछ भी करने के योग्य नहीं हूँ, और फिर इस संकल्पना को मन में रखते हुए वह उस प्रकार का व्यवहार करती है जो उसकी अक्षमता को दर्शाए, और इस प्रकार उसकी अपने बारे में नकारात्मक संकल्पना बन जाती है। हालांकि बच्चों को उनके बारे में सकारात्मक विश्लेषण देना जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि यह प्रतिपुष्टि वास्तविक हो। गलत या अवास्तविक प्रतिपुष्टि जो बच्चों को यह विश्वास दिलाती है कि उनमें योग्यताएं और कौशल हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसी संकल्पनाएं उनके लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। आप भी बच्चों के साथ अंतःक्रिया में शामिल हुए होंगे और अक्सर उनकी देखभाल का कार्य भी किया होगा। आप में से कुछ विद्यार्थी माता-पिता भी होंगे। अपने बच्चों के साथ अंतःक्रियाओं पर विचार कीजिए। आप उनको किस प्रकार की प्रतिपुष्टि देते हैं? क्या आप प्रायः उनके अच्छे आचरण की तारीफ करते हैं या सिर्फ उनके गलत व्यवहारों के बारे में ही बताते हैं? सबसे अधिक जरूरी यह है कि क्या आपके द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि वास्तविक होती है। अगली बार आप जब भी अपने बच्चों के साथ बातचीत करें तो इस बात पर गौर करें कि आप उनसे बात करते समय किस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अगर सिर्फ एक दिन के लिए ही आप इस मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें कि आप बच्चों तक किस प्रकार की भावनाएं पहुंचाते हैं, तो आप अपने व्यवहार का मूल्यांकन कर पाएंगे। आप शायद यहाँ कुछ बातें लिखना चाहें। 20 मार्च 2002 लिंग संकल्पना। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वसंकल्पना में किसी व्यक्ति की लिंग की संकल्पना भी शामिल है। आइए अब समझें कि शाला पूर्व वर्षों में लिंग की संकल्पना का विकास किस प्रकार होता है। आपने पढ़ा कि 13 से 36 माह के बच्चे इस अवधि के अंत तक स्त्री और पुरुष में अंतर कर सकते हैं। वे उनकी बाहरी विशेषताओं जैसे उनकी वेशभूषा और बालों की लंबाई के आधार पर उनकी पहचान करते हैं। वे आपको यह भी बता सकते हैं कि वे स्वयं लड़का है या लड़की। इसका मतलब यह है कि उन्होंने लिंग पहचान सीख ली है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें लिंग संकल्पना से संबंधित पूर्ण जानकारी है। एक बात जिसका बोध अभी उन्हें नहीं होता वह यह है कि लिंग समय के साथ साथ स्थिर रहता है, यह कभी बदलता नहीं। उनके ऐसे विश्वास हो सकते हैं कि लोग अपना लिंग विपरीत लिंग वाले लोगों के कपड़े पहनकर और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य करके बदल सकते हैं। आत्मलिंग संकल्पना के विकास का अगला चरण है बच्चों का यह बोध कि चाहे व्यक्ति कोई भी कपड़े पहने या बालों को किसी भी प्रकार से बनाए, उसका लिंग हमेशा स्थायी रहेगा। इस बोध को लिंग स्थिरता कहते हैं और यह 4 वर्ष की आयु तक बच्चों में विकसित हो जाती है। शाला पूर्व बच्चों को पहले यह बोध होता है कि उनका लिंग हमेशा स्थिर रहेगा और इसके पश्चात वे यह भी समझ जाते हैं कि लिंग स्थिरता की बात अन्य लोगों पर भी लागू होती है। शाला पूर्व बच्चों के लिए लिंग स्थिरता को समझना चौड़ा मुश्किल मेता है, क्योंकि उनके अन्य शारीरिक गुणों तवा स्वरूप में परिवर्तन आता रहता है। शाला पूर्व बच्चों को संरक्षण के समय मुश्किलों को देखने के बाद यह बात आपको आश्चर्यजनक नहीं लगेगी। आप जानते कि संरक्षण से तात्पर्य है कि बाहरी विशेषताओं में बदलाव आने के बावजूद भी वस्तु की रहती है। यह बात सिंग स्थिरता में भी शामिल है। आत्मलिंग संबंधी पूर्ण समा 5 या 6 वर्ष की आयु में विकसित होती है, जब बच्चे केवल बाहरी विशेषताओं, पैसे, बालों की लंबाई अथवा पहनावे से प्रभावित नहीं होते। लिंग संकल्पना का एक अन्य पहलू है लिंग भूमिका से संबद्ध व्यवहार सीखना। इससे तात्पर्य है स्त्री और पुरुष के अनुरूप व्यवहारों का बोध। वर्टिकल बार हमारे समाज में इससे संबंधित संकल्पनाएं काफी हद तक प्रबल और कड़ी होती है।
ये दृढ़ संकल्पनाएं कि क्या स्त्रियोचित और क्या पुरुषोचित है, इनको लिंग भूमिका संबंधी रूढ़िबद्ध मान्यताएं, सेक्स रोल स्टेरियोटाइप्स कहा जाता है। पुरुषों को हम सक्षम, निपुण, निश्चयात्मक, स्वावलंबी, आक्रामक, महत्वाकांक्षी, ओजस्वी और कार्य करवा पाने वाले मानते हैं। स्त्रियों को हम प्रीतिपूर्ण, भावपूर्ण, संवेदनशील, समानुभूतिपूर्ण, स्नेहमयी, अक्षुब्ध, पराश्रिता, परावलंबी, सभ्य और विनम्र मानते हैं। समाज के बदलते हुए मूल्यों और शिक्षा के प्रसार से ये रूढ़िबद्ध मान्यताएं अब काफी कमजोर होती जा रही है। स्त्रियां अब घर से बाहर नौकरियां करती हैं, जो कि पहले सिर्फ पुरुष ही करते थे, और अब वे अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो रही है। हालांकि ये रूढ़िबद्ध मान्यताएं कमजोर पड़ रही हैं, फिर भी ये हैं, और काफी हद तक आज भी ये हमारे व्यवहारों को प्रभावित करती है। आपने प्रायः माता पिता को यह कहते हुए सुना होगा, लड़के रोते नहीं हैं। वे आज भी अपने पुत्र की बजाय अपनी पीड़ित पुत्री की मदद के लिए तत्पर रहते हैं और दोनों के लिए अलग अलग खेल सामग्री खरीदते हैं। 4 वर्ष की उम्र के छोटे बच्चे भी इन रूढ़िबद्ध मान्यताओं को अपना लेते हैं। आइए अब पढ़ें कि शाला पूर्व बच्चों के पुरुषों और स्त्रियों से संबंधित क्या संकल्पनाएं होती हैं। 3 और 4 वर्षीय बच्चों को उल्लेखनीय रूप से यह जानकारी होती है कि दोनों लिंगों से समाज की क्या अपेक्षाएं हैं और लड़के तथा लड़कियों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी उनके विचार दृढ़ होते हैं। उनसे पूछे जाने पर वे बताएंगे कि लड़कियों को गुड़ियों से खेलना चाहिए और उन्हें लड़कियों वाले कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा लड़कों को ट्रक से खेलना चाहिए और खेलते समय उन्हें ड्राइवर, वाहन चालक या पायलट बनना चाहिए। 5 वर्ष की आयु तक वे अपनी लिंग संबंधी मान्यताएं अपने व्यवहार और व्यक्तित्व में भी शामिल कर लेते हैं। छोटे शाला पूर्व बच्चों की तुलना में बड़े शाला पूर्व बच्चों की लिंग संबंधी संकल्पनाएं कि स्त्रियों और पुरुषों के लिंग अनुरूप व्यवहार वैसे होने चाहिए अधिक दृढ़ और प्रबल होते हैं। निम्नलिखित अध्ययन इस बात को अच्छी तरह से साबित करता है। 4 और 5 वर्षीय बच्चों के एक अध्ययन में शोधकर्ता ने उन्हें एक छोटे लड़के की कहानी सुनाई जिसे गुड़ियों से खेलना अच्छा लगता था। इस लड़के के माता पिता उसे बताते हैं कि सिर्फ लड़कियां ही गड़ियों से खेलती हैं और लड़कों को नहीं खेलना चाहिए। वे उसे दूसरे खिलौने लाकर देते हैं, लेकिन फिर भी वह गुड़ियों से ही खेलता है। इस कहानी को सुनाने के बाद बच्चों से पूछा गया कि उस लड़के को गुड़ियों से खेलने को क्यों मना किया गया और उसे ऐसा कहना क्या ठीक था और कहानी के लड़के को क्या करना चाहिए। 4 वर्षीय बच्चों ने कहा कि कहानी में लड़के का गुड़िया से खेलना ठीक था क्योंकि इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु 6 वर्ष की आयु के बच्चों का कहना था कि लड़के का गुड़िया के साथ खेलना गलत था। जैसे जैसे बच्चे शालापूर्व वर्षों से आगे बढ़ते हैं, उनके पुरुषों और स्त्रियों के व्यवहार संबंधी संकल्पनाएं विकसित होती रहती हैं, परंतु लिंग संबंधी रूढ़ मान्यताओं की प्रबलता कम हो जाती है। 9 और 10 वर्षीय बच्चे अधिक आसानी से यह जानने लगते हैं कि एक व्यक्ति दोनों स्त्रियोचित और पुरुषोचित व्यवहार अपना सकता है। ऊपर दी गई कहानी में, उदाहरणतः, अधिकांश 9 वर्षीय बच्चों ने जवाब दिया कि लड़के आमतौर पर गड़ियों से नहीं खेलते, लेकिन कहानी के लड़के का गुड़ियों से खेलना गलत नहीं है। एक लड़के ने उदाहरणतः कहा कि हम लड़के गुड़ियों से खेल सकते हैं, लेकिन आम तौर पर लड़के इनसे नहीं खेलते। लिंग भूमिका संबंधी सदिबद्ध मान्यता। एक विकल्प, अच्छा होगा अगर हम स्त्रियोचित और पुरुषोचित व्यवहारों के प्रति इतने दृढ़ न रहें और यह समझें कि हर व्यक्ति में स्त्रियोचित और पुरुषोचित गुणों का होना जरूरी है। संभवतः एक स्त्री की गाड़ी की मरम्मत करने में रुचि हो और वह निश्चयात्मक बनना चाहती हो।
परंपरा के अनुसार ऐसे कार्य हमारे समाज में पुरुषों के माने जाते हैं। परंतु ऐसा व्यवहार करके भी वह अपने आप को दूसरी स्त्रियों से कम नहीं महसूस करेगी। एक लड़का जो सज्जन और दयालु है, पारंपरिक दृष्टि के अनुसार जो स्त्रियोचित गुण है, वह उन लोगों की तुलना में जो संवेदनहीन और प्रभुता की प्रवृत्ति वाले हैं, दूसरे लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में ज्यादा सफल होगा और उसके पास बच्चों का पालन पोषण करने के भी कौशल होंगे, जबकि पुरुषोचित व्यक्तित्व वाले लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार एक लड़की जो आग्रही वक्ता है, वह शिक्षा के क्षेत्र में और बाद में नौकरी में शायद अधिक सफल रहेगी। एक व्यक्ति में पुरुषोचित और स्त्रियोचित दोनों ही गुणों का होना लाभदायक है, जैसे संवेदनशीलता व स्वात्मता, विनम्रता और निश्चयात्मकता। लड़कों में परिपोषण और लड़कियों में निश्चयात्मकता को प्रोत्साहित करना भी कुछ गलत नहीं है। इस तरह से बच्चों को अधिक भूमिकाएं निभाने का मौका मिलता है, जिससे उनके व्यक्तित्व और प्रभावशाली हो जाता है और उनके सामाजिक संबंध भी ज्यादा सफल रहते हैं। बच्चे जब लिंग भूमिका संबंधी प्रश्न पूछे तो उनके साथ इन विषयों पर बात करना अच्छा रहता है। हमें लोगों के बीच वैयक्तिक भिन्नताओं पर अधिक जोर देना चाहिए और सिर्फ लिंग भूमिका संबंधी विवेचन नहीं करने चाहिए। इस तरह के समाजीकरण का उद्देश्य है कि बच्चों को अपने सामर्थ्य प्राप्त करने का मौका देना, न कि उन्हें पारंपरिक ढांचे में सीमित करना। 20.4 पालन पोषण के तरीके। सुनील कुछ कंचों के साथ कमरे में खेल रहा था। 9 महीने का उसका भाई बिस्तर पर बैठा एक गुड़िया से खेल रहा था। खेलते समय उसकी गुड़िया नीचे फर्श पर गिर गई। शिशु घुटनों के बल चलकर पलंग के किनारे तक आ पहुंचा और वहीं से नीचे पड़ी गुड़िया को देखने लगा। दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह रिरियाने लगा। चूंकि सुनील अपने खेल में व्यस्त था, इसलिए उसने अपने भाई की आवाज नहीं सुनी। कुछ समय पश्चात शिशु और जोर से रोने लगा। घबराकर एकदम से सुनील ने उसकी ओर देखा। फिर उसने गुड़िया को गिरा देख उसे उठाकर शिशु को दी, उसे शांत करने के लिए उसको थपथपाया और उसके साथ थोड़ी देर तक खेला भी। सुनील की माँ, जो शिशु के रोने की आवाज सुनकर आई थी, उन दोनों की इस अंतःक्रिया को दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। जब शिशु ने रोना बंद कर दिया तो वे कमरे में भीतर आई और उन्होंने सुनील को स्नेहपूर्ण तरीके से गले लगाया और फिर वे शिशु के पास गई और बोली, क्या हुआ? गुड़िया गिर गई थी। देखो भैया कितना अच्छा है, उसने तुम्हें गुड़िया दी। और फिर मुस्कुराकर प्रशंसा भरी नजर से सुनील को देखने लगी। राम अपने घर के बाहर खड़ा, गांव के स्कूल में जा रहे लड़कों के एक समूह को देख रहा था। खड़े खड़े अचानक उसका ध्यान जमीन पर चलती हुई चींटियों की एक पंक्ति, कतार पर पड़ा। उसने उनको देखा और फिर अपने पाम से उन्हें मारने लगा। उसका 15 वर्षीय बड़ा भाई बाजार से वापस आ रहा था। अपने भाई को ऐसा करते देख वह हैरान हो गया और उसने जोर से रामू का हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोका और गुस्से में बोला, तुम क्या कर रहे हो? किसी भी जीव जंतु को मारना बुरी बात है। ऐसा फिर कभी मत करना। इन दोनों उदाहरणों में बच्चों को उचित सामाजिक व्यवहार दर्शाने के लिए सीख दी जा रही है। पहले उदाहरण में मां ने बच्चे के सहयोगपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा की और दूसरे उदाहरण में जीव जंतुओं के प्रति क्रूर व्यवहार अपनाने के लिए बड़ा भाई छोटे को डांट लगाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस प्रकार की अनगिनत घटनाएं घटती रहती हैं और बच्चे हर एक से कुछ न कुछ सीखते हैं। वयस्क बच्चों का इस प्रकार समाजीकरण करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे इन व्यवहारों, कौशलों, अभिप्रेरकों, मूल्यों, विश्वासों तथा मानकों को अर्जित करते हैं, जो कि उनकी संस्कृति में उचित, अनुरूप और विशेष समझे जाते हैं। अधिकांश माता पिता जानते हैं कि उनके बच्चों को कैसा होना चाहिए। समाजीकरण के यही लक्ष्य हैं और ये प्रत्येक संस्कृति में भिन्न भिन्न होते हैं और एक परिवार से दूसरे परिवार में भी भिन्न होते हैं। बच्चे माता पिता, बहन भाई,
हम उम्र बच्चों और अध्यापकों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये सब सीखते हैं। वे लोगों के व्यवहार का अवलोकन करते हैं और फिर अनुकरण करते हैं। लिंग भूमिका संबंधी व्यवहार, परोपकारिता जैसे लक्षण, उच्च कोटि की उपलब्धि, अभिप्रेरणा और अन्य लोगों के अधिकारों का आदर करना इस प्रकार सीखे जाते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया शैशवावस्था में ही शुरू हो जाती है, जैसा कि आपको पिछले खने को पढ़कर मालूम हो गया होगा। शाला पूर्व बच्चे अपने बारे में अधिक जागरूक होते हैं, वे बोल सकते हैं और घटनाओं को समझ भी सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब वे समझते हैं कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है और माता-पिता उनके समाजीकरण के बारे में अधिक उद्वेग दिखाते हैं। यद्यपि माता-पिता, अध्यापक, हम-उम्र बच्चे, किताबें, रेडियो और टेलीविजन बच्चों के व्यक्तित्व पर उल्लेखनीय रूप से प्रभाव डालते हैं, तथापि परिवार एक ऐसा अकेला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जो बच्चों के व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और उसे आकार देता है। यह बात खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए सच है, जो परिवार के सदस्यों के साथ अधिक समय बिताते हैं। इनके द्वारा ही बच्चे संस्कृति के मूल्य, विश्वास और मानक ग्रहण करते हैं। इस उपभाग में हम अपना ध्यान उन तरीकों पर केंद्रित करेंगे, जिन्हें माता-पिता बच्चों के समाजीकरण के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, और जिनके द्वारा वे बच्चों को अनुकूल व्यवहार सिखाते हैं, और प्रतिकूल व्यवहारों को उनसे दूर रखते हैं। इन तरीकों को पालन पोषण के तरीके, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, कहा जाता है। पालन पोषण के तरीकों में विभिन्न माता पिताओं में वैयक्तिक भिन्नताएं होती है, अर्थात बच्चों के पालन पोषण के लिए भिन्न भिन्न माता पिता भिन्न भिन्न तरीके अपनाते हैं। चूंकि ये तरीके बच्चों के व्यक्तित्व और मनोवृत्तियों को प्रभावित करते हैं, अतः इनके बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण है। बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताओं का एक मुख्य कारण है समाजीकरण का उनका अनुभव। कुछ विशेष प्रकार के पारिवारिक परिवेश और अनुभव बच्चों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों के सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। पालन पोषण के तरीकों का एक पहलू है कि माता-पिता किस प्रकार के अनुशासन के तरीकों, डिसिप्लिनिंग टेक्निक्स, का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पहलू है माता-पिता का व्यवहार, पेरेंटिंग स्टाइल। आइए पहले हम अनुशासन के तरीकों और बच्चों पर उनके प्रभाव के बारे में नीचे दिए गए उपभाग में पढ़ें। 20.4 1. अनुशासित करने के तरीके। जब बच्चे कुछ ऐसा काम करते हैं जो माता-पिता स्वीकार नहीं करते तो बच्चे सहज रूप से ऐसे व्यवहार पर प्रतिबंध लगाते हैं। अधिकतर माता-पिता निम्नलिखित दो तरीकों में से एक अपनाएंगे। वे बच्चे को उसकी क्रिया के परिणामों से अवगत करा सकते हैं, उसको तर्कपूर्ण तरीके से समझा सकते हैं, और उसको उसकी जिम्मेदारी तथा दूसरों के प्रति संवेदनशीलता का एहसास दिला सकते हैं, ताकि वह यही काम दोबारा न करें। अर्थात वे स्नेहमयी तरीके से बच्चों को अनुशासित कर सकते हैं। आइए इस तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें। बच्चों को अनुशासित करते समय माता-पिता कहते हैं, पिंकू का मत मारो, उसे चोट लग जाएगी। अगर तुम अपने खिलौने नहीं उठाओगे तो मुझे बाद में उठाने पड़ेंगे। इस तरह के वाक्य बच्चों का ध्यान दूसरों की भावनाओं और अभिप्रेरकों की ओर केंद्रित करते हैं। यह उनको अपने व्यवहारों को परखने को प्रोत्साहित करते हैं, और उनको व्यवहार संबंधी नियमों और कारणों का बोध कराने में मदद करते हैं। ये लोग अनुशासन के मामले में दृढ़ होते हैं, किंतु फिर भी वे बच्चों के प्रति स्नेहपूर्ण और धैर्यपूर्ण होते हैं। वे बच्चे को अपमानित किए बिना और उसका मजाक उड़ाए बिना समझाते हैं कि उसका एक निश्चित व्यवहार या कार्यकलाप क्यों सही नहीं है। वे बच्चे के व्यवहार की आलोचना करते हैं, परंतु उसको यह कहने के बजाय, तुम एक गंदी लड़की हो, वे कहते हैं, तुमने जो किया वह गलत था। अनुशासित करने का यह तरीका स्नेह केंद्रित अनुशासनिक तरीका कहलाता है, अफेक्शन ओरिएंटेड टेक्निक, और बच्चों के समाजीकरण में अत्यधिक प्रभावशाली होता है। दूसरी तरफ,
कुछ माता-पिता बच्चों को किसी कार्य को करने से रोकने के लिए मुख्य रूप से आदेश का प्रयोग करते हैं, ऐसा मत करो, मैं कहता हूँ कि यह काम एकदम बंद कर दो, और वे बच्चों को ऐसे कार्य करने से रोकने का कोई कारण नहीं देते। इस स्थिति में माता-पिता बच्चों को अनुशासित करने के लिए अपने प्राधिकार और शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और तर्कपूर्ण तरीका नहीं अपनाते। वे बच्चों को डरा, धमका भी सकते हैं और उनसे उनके विशेषाधिकार छीन सकते हैं। अगर तुम यह कार्य नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बाग में जाने नहीं दूंगी। वे शारीरिक दंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चे आदेशों को बेबुनियादी और स्वेच्छाचारी मानते हैं। बेबुनियादी इसलिए क्योंकि ये उन्हें वह करने से रोकते हैं जो वे करना चाहते हैं। जब इस तरह के अनुशासन के तरीकों का पालनकर्ता प्रायः ही इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे यह नहीं समझ पाते कि उन्हें उनकी आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए और अतः वे इन्हें न तो सीखते हैं और न ही नियमों को अपनाते हैं। नियम बच्चों की स्वमान्यता को भी निम्न बना देते हैं। यह तरीका शक्ति केंद्रित, पावर ओरिएंटेड टेक्निक, अनुशासित करने का तरीका कहलाता है। हम में से अधिकांश लोग बच्चों को अनुशासित करने के लिए इन दोनों ही तरीकों को प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपने भी अपने अनुभवों से देखा होगा। जब बालिका कुछ ऐसा करती है, जिससे उसे या अन्य लोगों को चोट पहुंच सकती है, तो हम में से अधिकांश लोग शक्ति केंद्रित अनुशासित करने का तरीका प्रयुक्त करते हैं, चूंकि ऐसे समय में बच्चों से तर्कपूर्ण व्यवहार करने का समय नहीं होता। कभी-कभी सिर्फ यही तरीका काम आता है। बार बार दोहराने के बावजूद भी जब बच्चे गलत व्यवहार करने से बाज नहीं आते तो माता-पिता धमकाने और दंड देने के तरीके अपनाते हैं। बच्चों की उम्र भी अनुशासन के तरीके को प्रभावित करती है। बड़े बच्चों के साथ तर्कपूर्ण व्यवहार अपनाना आसान होता है, जबकि छोटे शालापूर्व बच्चों के साथ माता-पिता को काफी स्थितियों में शक्ति केंद्रित तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है। अतः माता-पिता बच्चों को अनुशासित करने के लिए कौन सा अनुशासन का तरीका अपनाते हैं, यह निर्भर करता है परिस्थिति पर, माता-पिता की प्रवृत्ति पर और बच्चों के व्यक्तित्व पर। लेकिन इन सब के बावजूद, कुछ माता-पिता मुख्य रूप से स्नेह केंद्रित अनुशासित करने का तरीका अपनाते हैं, और कुछ मुख्य रूप से बच्चों को अनुशासित करने के लिए शक्ति केंद्रित तरीके पर ही निर्भर करते हैं। बच्चों को अनुशासित करने के लिए पहला तरीका अर्थात स्नेह केंद्रित तरीका अधिक प्रभावशाली है। ये बच्चों के नैतिक मूल्यों और व्यवहारों के एहसास को प्रबल बनाता है और उनमें स्वदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार बच्चे माता-पिता के नियमों को अपने नियम समझकर अपनाते हैं और ये उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाते हैं। यदि बच्चे कोई गलत काम करते हैं, तो वे शर्म और अपराध भावनाएं महसूस करते हैं। यह तरीका उनको अपने व्यवहारों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। निम्नलिखित अध्ययन पढ़कर आपको उपर्युक्त वर्णन स्पष्ट हो जाएगा। इस अध्ययन में 9 और 10 वर्षीय बच्चों को पहले 10 मिनट तक बेहद खूबसूरत खिलौनों के साथ खेलने दिया गया और फिर उनसे खिलौनों को एक तरफ अगल रखकर एक यांत्रिक चरखी पर काम करने को कहा गया जो उनकी रुचि के अनुकूल नहीं थी। बच्चों के एक समूह से कहा गया, इन खिलौनों की तरफ तब तक न देखना जब तक कि मैं तुमसे न कहूं। यहाँ शक्ति केंद्रित, निश्चयात्मक तरीके से बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित किया गया। दूसरे वर्ग के बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए स्वकेंद्रित तरीके का प्रयोग किया गया, जो बच्चों की अपनी भावनाओं पर केंद्रित था। अगर आप चरखी पर ठीक से काम नहीं करेंगे तो इसमें से कुछ कार्य आपको बाद में करने पड़ेंगे और अच्छे खिलौनों से खेलने के लिए आपके पास कम समय बचेगा। तीसरे समूह के साथ स्नेह केंद्रित तरीके, जो दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं पर केंद्रित है, का इस्तेमाल किया गया। यदि तुम खिलौनों को इस समय देखोगे तो मुझे खुशी नहीं होगी, और यदि तुम जुटकर कार्य नहीं करोगे तो मुझे ही यह सब कार्य बाद में करना पड़ेगा और हो सकता है कि मुझे जो अपना कार्य करना है, उसके लिए कम समय बचे।
इस अध्ययन में यह पाया गया कि तीसरे समूह के बच्चों ने अन्य समूहों के बच्चों की तुलना में अरुचिकर लगने वाले कार्य सबसे अधिक किया और आकर्षक खिलौनों को सबसे कम देखा। अतः यह कहा जा सकता है कि जब बच्चों का ध्यान दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं पर केंद्रित किया जाए और उनके व्यवहार के परिणामों का वर्णन किया जाए तो बच्चों से अपनी बात मनवाने का यह काफी प्रभावशाली तरीका है। लेकिन ऐसा क्यों है कि अनुशासन के स्नेह केंद्रित तरीके के परिणाम इतने सकारात्मक और देर तक रहने वाले होते हैं? एक कारण यह है कि जब माता-पिता इस अनुशासन के तरीके का इस्तेमाल करते हैं, तो वे बच्चों का ध्यान दूसरों की भावनाओं की ओर केंद्रित करने में उनकी मदद करते हैं और इससे उनमें दूसरों के प्रति समानुभूति और सहानुभूति की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। वे बच्चों की भावनाओं को उत्तेजित करते हैं। इसके साथ ही जब माता-पिता बच्चों को नियम समझाते हैं, तो इससे बच्चों को जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर बच्चे अपने व्यवहारों का मूल्यांकन कर सकते हैं, भविष्य में अपने व्यवहारों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आदर्श रूप से, बच्चों को अनुशासित करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे वे अपने व्यवहारों का आभ्यंतरीकरण कर पाएं। समाजीकरण का यह तरीका सबसे उत्तम है और यह अच्छे समाजीकरण का सर्वोत्तम मानदंड है। बालिका तब तक अच्छी बनी रहती है, जब तक दूसरे उसे देख रहे हैं, तो वह ऐसा या तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए या फिर डांट से बचने के लिए ऐसा करती है। यह सच है कि शुरू में बालिका के मन में यह बात अवश्य आती है, मेरी माँ या अध्यापिका क्या कहेगी, अगर मैं ऐसा करूँगी तो। परंतु जैसे जैसे बालिका बड़ी होगी तो यह जरूरी है कि बाहरी कारकों के भरोसे पर अपने व्यवहार को नियंत्रित करने का उसका तरीका अब आंतरिक रूप से नियंत्रित हो जाए ताकि बालिका स्वयं ही स्वीकार्य व्यवहार करने की इच्छा महसूस करे। जैसे जैसे बालिका बड़ी होगी, उसे सही व्यवहारों के नियमों का आभ्यंतरीकरण करना पड़ेगा। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, शायद आप अपने व्यवहार पर विचार कर यह जानना चाहें कि अपने बच्चों के साथ आप किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप कुछ परिस्थितियों में एक खास तरीके का और दूसरी परिस्थितियों में अन्य तरीके का प्रयोग करते हैं? क्या आप एक 5 वर्षीय बच्चे को उसी तरह से अनुशासित करते हैं, जैसे एक 10 वर्ष के बच्चे को करते हैं, या कोई अन्य तरीके अपनाते हैं? क्या आप अनुशासित करने के अपने तरीके में बदलाव लाना चाहेंगे? आप अपने विचार नीचे दी गई जगह में लिख सकते हैं। माता-पिता का व्यक्तित्व और अनुशासन के तरीके। माता-पिता के अपने व्यक्तित्व की विशिष्टताएं भी उनके पालन-पोषण के तरीके को प्रभावित करती हैं। जो माता-पिता अनुभवी, समझदार और भली-भांति समायोजित होते हैं, वे अपने बच्चों के प्रति अधिक संवेदनशील और परिपोषित होते हैं। ऐसे माता-पिता अपने बच्चों में संवेगात्मक सुरक्षा, स्वाधीनता, सामाजिक सक्षमता और बौद्धिक उपलब्धि को प्रोत्साहित करते हैं। जिन माता-पिताओं को अपने ऊपर भरोसा होता है, उनकी दूसरे लोगों के प्रति विश्वसनीय मनोवृत्ति होती है और वे मानते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी होता है, उसे वे नियंत्रित कर सकते हैं। उनके अपने बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण संबंध होते हैं और अपने बच्चों के प्रति उनका व्यवहार सहयोगपूर्ण होते हैं। जो माताएं अक्सर उदास रहती है, बच्चों के लिए विद्रोहपूर्ण, अस्वीकार्य तथा अव्यवस्थित वातावरण प्रदान करती है, जिसका बच्चों के विकास पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही यहाँ यह कहना भी जरूरी है कि माता-पिता का व्यवहार भी बच्चों को प्रभावित करता है, अर्थात जो माता-पिता कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, तो इससे बच्चों को माता-पिता का व्यवहार स्वेच्छाचारी लगता है और ऐसे बच्चे प्रायः असुरक्षित, अविश्वस्त और निम्न स्वमान्यता दर्शाते हैं। दंड खंड 3 में और पिछले अनुच्छेदों में हमने दंड के बारे में संक्षेप में बात की। अब तक आप जान गए होंगे कि दंड अलग-अलग प्रकार के होते हैं। आइए अब हम अनुशासन के इस पहल के बारे में पढ़ें क्योंकि हममें से सभी के इसके बारे में भिन्न-भिन्न विचार हैं। सभी माता-पिता कभी न कभी दंड का प्रयोग करते हैं। शारीरिक दंड देना, थप्पड़ मारना, पीटना। मौखिक रूप से दंड देना, डांटना, डराना, गाली देना।
वस्तुओं का न देकर, खाने की चीजें, कपड़े, खिलौने, दंड देना। अपने स्नेह से बच्चों को चित्स खाकर दंड देना, अकेले छोड़ देना, उनकी उपेक्षा करना, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना। अगर बच्चों के दुर्व्यवहार के प्रति स्थायी रूप से दंड का प्रयोग किया जाए तो इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, खास तौर पर जब माता-पिता उसे दंड की वजह नहीं समझाते। उनमें से एक तो यह है कि बच्चे नियमों को आत्मसात करने में असफल रहते हैं, जैसा कि आप पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। अत्यधिक दंड बालिका में यह भावना पैदा कर सकता है कि वह कभी भी कुछ ठीक नहीं करती, जिससे उसकी स्वमान्यता निम्न हो सकती है। यह भावना बालिका में शर्म, शक और अपराध भावना उत्पन्न कर सकती है। दंड का जब स्थायी रूप से इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा व्यवहार बालिका को माता-पिता के प्रति रुष्ट और क्रोधित बना देता है। वह महसूस करने लगती है कि माता-पिता अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं और इसी वजह से वह उनके पास नहीं जाती और उनसे अलग रहती है, जिससे कि माता-पिता को उसका मार्गदर्शन करने के कम अवसर मिलते हैं। अत्यधिक दंड बच्चों के मन में ऐसी व्यग्रता उत्पन्न कर सकता है कि दंड के डर से वे कभी भी सिखाई जा रही बात ठीक से नहीं सीख पाते। जब माता-पिता स्थायी रूप से शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं, तो दंड के नकारात्मक परिणाम ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनके अलावा, बच्चों की पिटाई करने का एक और अवांछनीय तथा लंबे समय तक असर करने वाला परिणाम यह है कि बच्चे आक्रामक व्यवहार अपनाने लगते हैं। कई शोध अध्ययनों ने इस बात की पुष्टि की है। एक अध्ययन से शालापूर्व बच्चों को माता-पिता और बच्चों के बीच झगड़े की वीडियो फिल्म दिखाई गई और उनसे पूछा गया कि यदि माता-पिता के स्थान पर वे होते तो क्या करते। जवाब में बच्चों ने अनुशासन के उन तरीकों के बारे में बताया जो उनके माता-पिता उनके साथ प्रयुक्त करते थे। यह कहा जा सकता है कि जो माता-पिता बच्चों के साथ अत्यधिक कष्टदायक दंड देने के तरीके प्रयुक्त करते हैं, वे बिना जाने अपने बच्चों को भी यही दंड का बाद में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, और यह भी संभव है कि जो माता-पिता शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं, उनके माता-पिता ने भी उन्हें इसी तरीके से अनुशासित किया हो। ऐसे बच्चे वयस्कों और हमउम्र बच्चों के प्रति भी कम शिष्टाचार दिखाते हैं। बच्चों को दंड के नकारात्मक परिणाम होंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि माता-पिता दंड को प्रयोग कैसे करते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चों को काबू में लाने के लिए दंड के अलावा और कोई तरीका नहीं होता, और यदि ऐसी परिस्थितियों में हम कुछ सिद्धांतों के आधार पर दंड का प्रयोग करें तो यह बच्चों के व्यक्तित्व को हानि पहुंचाए बिना उनके स्वनियंत्रण को बढ़ावा देता है। आइए हम इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ें। दंड देने में समयबद्धता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका सर्वाधिक असर तभी होता है जब वह गलत व्यवहार के एकदम बाद दिया जाए। किसी व्यवहार को रोकने का सबसे उत्तम समय वह है जब वह व्यवहार होने की वाला हो या जब वह शुरू ही हुआ हो। जब पहली बार बालिका खिलौना छनती है, तो उसी समय माता-पिता को चाहिए कि उसे रोका जाए, न कि जब बालिका ऐसा व्यवहार 5वीं बार करे। जब बालिका दिए गए काम को पहली बार में ही पूरा नहीं करती तो माता-पिता को उसे उसी समय उसके बारे में बताना चाहिए। यदि बालिका को पहली बार दुर्व्यवहार करने पर डांट लगाई जाती है या दोबारा ऐसा करने से मना किया जाता है, और फिर जब भी वह ऐसा करती है, तभी उसके व्यवहार को नकारा जाता है, तो उसको शारीरिक दंड देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि कभी ऐसा हो कि बालिका के गलत कार्य करने पर माता-पिता के पास और कोई विकल्प न हो और उसी समय दंड भी नहीं दे सकते, तो ऐसी परिस्थिति में माता-पिता को बालिका को बाद में दंड देते समय स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उसे दंड क्यों और किस कारण दिया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण पहलू जो यह निश्चित करता है कि माता-पिता द्वारा अपनाए गए दंड के प्रति बच्चे क्या प्रतिक्रिया दिखाएंगे वह है उनके बीच संवेगात्मक संबंध। स्नेहमयी और परिपोषक माता-पिता द्वारा दिए गए दंड की तुलना में स्नेहरहित, द्वेषपूर्ण और गैर मिलनसार माता-पिता द्वारा दिए गए दंड का ज्यादा प्रभाव होता है। इसका कारण यह है
कि जब एक स्नेहमयी माता या पिता बच्चे को दंड देता है तो बच्चा थोड़े समय के लिए ही उनके स्नेह से वंचित होता है, जो कि उसे दुख पहुंचाता है। अतः अपने माता पिता से पुनः स्नेह पाने के लिए वह अवांछनीय व्यवहार नहीं करता। दूसरी ओर, जब माता पिता द्वेषपूर्ण और स्नेहरहित होते हैं, तो उनके द्वारा दिया गया दंड उनके सामान्य व्यवहार से भिन्न नहीं होता। अतः उन्हें दंड दिया जाता है तो संवेगात्मक रूप से। बच्चे अधिक नहीं गंवाते और अपने व्यवहार में सुर पर लाने का अधिक प्रयास भी नहीं करते। अनुशासन की प्रक्रिया समनुरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन हम अवांछनीय व्यवहार पर दंड दें, दूसरे दिन उस पर ध्यान न दें, अनदेखा कर दी और अन्य किसी दिन उसकी प्रशंसा करें। और नहीं, ऐसा भी होना ही चाहिए कि माता पिता में से कोई एक उस पर दंड दें और दूसरा उस व्यवहार को नजरअंदाज कर दें। इस तरह के असमनुरूप अनुक्रियाओं से बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं और परिणामस्वरूप उनका अवांछनीय व्यवहार बना रहता है। दंड और निषेधों का सबसे ज्यादा असर तब पड़ता है जब वयस्क दंड देने का कारण भी देते हैं। क्या आपको याद है कि इस पहलू के बारे में हमने स्नेह केंद्रित तरीकों वाले भाग में पढ़ा है? यह अनुशासित करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे द्वारा वर्णित 3 नियमों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। एक प्रकार का दंड जो कि माता पिता अधिकतर इस्तेमाल में लाते हैं, वह है थोड़े समय के लिए बच्चे को दूसरों से अलग, अकेला छोड़ देना। इस अवधि के दौरान सभी बच्चे की ओर ध्यान नहीं देते। दंड के उपरांत सभी उससे सामान्य व्यवहार करते हैं। बच्चों को दंड देने का कारण समझाना चाहिए। ऐसा तरीका सामान्यतः शारीरिक और संवेगात्मक रूप से बच्चों के लिए हानिकारक नहीं होता। दंड के दौरान बच्चों की भूमिका, यदि आपने इसके बारे में नहीं सोचा है तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बच्चों का अपना व्यक्तित्व और व्यवहार भी काफी हद तक इस बात को प्रभावित करता है कि उन्हें किस प्रकार का दंड दिया जा रहा है। यह देखा गया है कि जो बच्चे आक्रामक होते हैं, उन्हें अनाक्रामक बच्चों की तुलना में अधिक कठोर दंड मिलता है। आक्रामक और आक्रामक बच्चे दंड के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया दिखाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप माता पिता का व्यवहार प्रभावित होता है। अनाक्रामक बच्चों को जब दंड दिया जाता है तो उनका अवांछनीय व्यवहार बंद हो जाता है, किंतु आक्रामक बच्चों का अवांछनीय व्यवहार और बढ़ जाता है। बच्चों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को देखकर माता पिता और अधिक दंडात्मक हो जाते हैं। इस प्रकार उनका व्यवहार एक चक्र का रूप ले लेता है। बच्चा अशिष्ट व्यवहार करता है और माता पिता उसे दंड देते हैं, वह उनकी अवज्ञा करता है और उसके माता पिता उसे और दंड देते हैं, और इस तरह उसके आक्रामक व्यवहार का स्तर और बढ़ जाता है। इस चक्र की घटनाओं के क्रम को तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो माता पिता और बच्चे घटनाओं के क्रम में फंस गए हों। ऐसी परिस्थिति में बदलाव लाना फिर माता पिता पर ही निर्भर करता है। यह पहलू हमें दूसरे तथ्य की ओर ले जाता है। जिस प्रकार माता पिता द्वारा अपनाए गए लालन पोषण के तरीके बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार बच्चों का स्वभाव भी माता द्वारा अपनाए गए पालन पोषण के तरीकों को प्रभावित करता है। कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा यह स्पष्ट हो जाएगा कि माता पिता और बच्चे परस्पर एक दूसरे के व्यवहारों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जो बच्चा ज्यादातर चिड़चिड़ा रहता है, वह पालनकर्ताओं को कुंठित कर सकता है। ऐसी स्थिति में माता पिता धैर्य खो बैठते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे का चिड़चिड़ापन और बढ़ जाता है। जो बच्चे मुश्किल से पेश आते हैं, उनके माता पिता उनसे कम अंतःक्रिया करते हैं और उनके रोने, मदद की पुकार के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाते। 20.4 दो माता पिता का व्यवहार। अनुशासित करने के तरीके माता पिता और बच्चों के बीच संबंध का केवल एक पहलू है। इसके अतिरिक्त माता पिता के व्यवहार के अन्य आयाम भी हैं, जो बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक माता या पिता के व्यवहार की शैली, पेरेंटिंग स्टाइल,
भिन्न होती है। कुछ माता पिता वात्सल्यपूर्ण और स्नेहमयी होते हैं, जबकि कुछ द्वेषपूर्ण और स्नेहरहित और अन्य तटस्थ होते हैं। कुछ माता पिता नियमों के प्रति दृढ़ होते हैं, कुछ शिथिल होते हैं और अन्य नियमों के प्रति बहुत सख्त होते हैं। इसके अतिरिक्त माता पिता के व्यवहार के बहुत से अन्य पहलू भी हैं। माता पिता द्वारा अपनाई गई व्यवहार की शैली समय के साथ साथ और विभिन्न परिस्थितियों में स्थायी रहती है। इसका मतलब यह नहीं है कि माता पिता के व्यवहार में लचीलापन नहीं होता। जो माता पिता अधिकतर नियमों के पालन के प्रति सख्त होते हैं, वे भी कुछ विशेष परिस्थितियों में बच्चों के प्रति काफी लचीलापन दर्शाते हैं। माता पिता द्वारा अपनाए गए व्यवहार का बच्चों के व्यक्तित्व पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। अतः माता पिता को बहुत सोच समझकर इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि वे बच्चों के साथ कौन सा व्यवहार अपनाना पसंद करेंगे। माता पिता द्वारा अपनाई गई व्यवहार की सभी शैलियों का वर्णन करना कठिन हो सकता है। इस चर्चा की सरलता के लिए हम माता पिता के व्यवहारों का 4 मुख्य वर्गों में बांट लेते हैं और यह देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग के व्यवहार की शैली बच्चों के व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करती है। माता पिता का स्नेहपूर्ण एवं दृढ़ व्यवहार, फर्म एंड अफेक्शनेट पेरेंटिंग। ऐसे माता पिता प्रीतिपूर्ण, वात्सल्यपूर्ण और बच्चों के प्रयासों तथा उपलब्धियों के प्रति सहायक होते हैं। वे अक्सर बच्चों की प्रशंसा करते हैं। वे बच्चों की क्रियाओं के प्रति उत्साह दिखाते हैं और उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं और समानुभूति तथा करुणा दिखाते हैं। वे अधिकतर अपनी आवश्यकताओं की तुलना में अपने बच्चों की आवश्यकताओं की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। अपने बच्चों के व्यक्तित्व की विशिष्टताओं और उनके दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य को वे समझते हैं। ऐसे माता पिता अनुशासन के दौरान दृढ़ होते हैं। बच्चों के लिए वे साधारण नियम बनाते हैं और उनको यह स्पष्ट कर देते हैं कि बच्चों को उनका पालन करना है और यदि वे इनका पालन नहीं करेंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे। यद्यपि वे बच्चों पर नियमों को थोपते नहीं हैं, तथापि उन्हें उन नियमों के कारणों को समझाते हैं। अन्य शब्दों में, वे बच्चों के व्यवहार को सीमित करते हैं और इन सीमाओं के अंदर वे स्वावलंबी व्यवहार प्रोत्साहित करते हैं। नियमों के दायरे में वे बच्चों को स्वतंत्रता से कार्य करने में लचीलापन अपनाते हैं। नियम बनाने से पहले और कोई भी निर्णय लेने से पहले वे प्रायः बच्चों से उनके विचारों के बारे में पूछते हैं और तर्क वितर्क को प्रोत्साहित करते हैं। वे बच्चों के विरोधों को सुनते हैं। सुनने से तात्पर्य यह नहीं है कि बच्चों की बातों के प्रति सिर्फ अपना सिर हिलाकर अनुक्रिया दिखाना। इससे तात्पर्य है कि जो बच्चा कह रहा है उसे ध्यान से सुनना, समझना और उचित अनुक्रिया दिखाना। इससे बच्चों में यह भावना उत्पन्न होती है कि वे जो कह रहे हैं वह उचित है और उनकी राय की महत्ता है। ऐसा परिवेश माता पिता और बच्चों के बीच उच्च कोटि के स्नेहमयी और अच्छे संप्रेषण को प्रतिबिंबित करता है। बच्चे महसूस करते हैं कि वे आसानी से अपनी यथार्थ भावनाओं को माता पिता के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। जो माता पिता बच्चों से वयस्कों जैसे व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, वे बच्चों द्वारा उपलब्धि हासिल करने के लिए उच्च मानक स्थापित करते हैं। परंतु इसके साथ ही बच्चों से उनकी मांगें विचारशील और उनके कौशलों के अनुरूप होनी चाहिए। जब बच्चों से माता पिता की अपेक्षाएं विवेकपूर्ण होती है, तो बच्चे भी माता पिता द्वारा स्थापित मानकों का पालन कर सकते हैं और उनमें सामर्थ्य की भावना का विकास होता है। विश्वास की यह भावना बच्चों को दूसरी परिस्थितियों का मुकाबला करने में भी सहायक होती है। यहाँ एक बात दोहराना महत्वपूर्ण है और वह यह है कि वास्तविक अपेक्षाओं का होना अति आवश्यक है। अवास्तविक मांगों से बच्चों की स्वमान्यता निम्न हो जाती है, क्योंकि वे इन्हें कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। माता पिता द्वारा अपनाई गई व्यवहार की ऐसी शैली जो कि प्रीतिपूर्ण, दृढ़ और साथ ही साथ लचीली भी हो, बच्चों में स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। बच्चे छोटी उम्र में ही वयस्कों की भांति समझदारी दर्शाते हैं,
और उनकी स्वमान्यता भी उच्च होती है। वे ज़्यादा उदार और दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं और आक्रामक व्यवहार भी कम दर्शाते हैं। ऐसे बच्चे मिलनसार, मैत्रीपूर्ण होते हैं और हम उम्र बच्चों में भी लोकप्रिय होते हैं। वे नई चीजें आजमाने और अन्वेषण करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये गुण सृजनात्मक व्यवहार से संबद्ध हैं। वे अधिक योजना बनाते हैं, उपलब्धिपूर्ण हाते हैं और अन्य बच्चों की तुलना में स्कूल में भी उनका संपादन अच्छा रहता है। माता पिता का अनमनीय और सख्त व्यवहार, RIVID एंड इनफ्लेक्सिबल पेरेंटिंग। ऐसे माता पिता की पहली विशेषता तो यह है कि बच्चों को अनुशासित करने के लिए वे बहुत कम तर्क का इस्तेमाल करते हैं। वे अभिष्ट, वांछनीय, सामाजिक व्यवहारों के लिए ज्यादातर शक्ति केंद्रित तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने को प्राधिकारी मानते हैं। वे नियम स्थापित करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि बच्चे बिना विरोध या आपत्ति के उनका पालन करें। जो नियम उन्होंने स्थापित किए हैं, वे उनके प्रति सख्त और स्थिर होते हैं। वे अपने नियमों और निर्णयों से संबंधित कारण या तर्क नहीं समझाते और बच्चों को अपने ढंग से सोचने या व्यवहार करने अर्थात अपना परिप्रेक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। ऐसे माता पिता प्राधिकार के प्रति आज्ञाकारी व्यवहार को मान्यता देते हैं और स्वतंत्र व्यवहार, प्रश्नों और अन्वेषण को हतोत्साहित करते हैं। वे बच्चों के व्यवहार को काफी हद तक काबू में रखते हैं और बच्चों को अपने आप सोचने का मौका नहीं देते। ऐसे माता पिता अक्सर स्नेहमयी और प्रीतिपूर्ण भी नहीं होते। वे बहुत मुश्किल से ही बच्चों की प्रशंसा करते हैं। इनमें से कुछ माता पिता तो बच्चों के प्रति खुलेआम द्वेष और अस्वीकृति प्रदर्शित भी करते हैं। ऐसा देखा गया कि इस प्रकार के परिवारों के बच्चे ज्यादातर असंतोषपूर्ण, अविश्वस्त और गैर मिलनसार होते हैं। अपने हम उम्र बच्चों से संबंध स्थापित करने में भी वे कठिनाई महसूस करते हैं और उनके साथ उनकी अधिक निभती भी नहीं है। चूंकि बच्चों को वस्तुओं को आजमाने का मौका ही नहीं दिया जाता, अतः अन्य बच्चों की तुलना में उनकी स्वमान्यता निम्न होती है। ऐसे माता पिता के व्यवहार के कारण कुछ बच्चे अधीन, आज्ञाकारी, अनाकामक और डरपोक हो जाते हैं, जबकि माता पिता के ऐसे व्यवहार के प्रति कुछ बच्चे उच्च स्तर के आक्रामक व्यवहार दर्शाते हैं। किशोरावस्था में ये बच्चे पढ़ाई में भी इतने अच्छे नहीं होते क्योंकि स्वतः स्फूर्ति से कार्य करने का मौका उन्हें पहले नहीं मिला लेता है। माता पिता का अनुज्ञात्मक व्यवहार, परमिसिव पेरेंटिंग। ऐसे माता पिता अनुशासन के प्रति शिथिल, एलोड़ी होते हैं। वे बच्चों को जैसा वे चाहते हैं वैसे करने की पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। बच्चों के लिए व्यवहार की ऐसी शैली के अंतर्गत कोई नियम नहीं होते और उनसे अपेक्षाएं भी बहुत निम्न होती है। वास्तव में बच्चे अपने लिए स्वयं ही नियम बनाते हैं और ऐसे बच्चे स्वयं से वयस्कों की भांति विचारशील व्यवहार की अपेक्षा भी नहीं रखते। ऐसे परिवार के बच्चों को खुली छूट होती है कि वे जो भी करना चाहते हैं वह करें और उनकी कुछ जिम्मेदारी भी नहीं होती। माता पिता भी बच्चों के प्रति अपना स्नेह उदारता से व्यक्त करते हैं। ऐसा देखा गया है कि ऐसे माता पिता के बच्चे सबसे कम विचारशील, समझदार और आत्मनिर्भर होते हैं। वे जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते और अपने हमउम्र बच्चों के प्रति भी उनका व्यवहार विकसित और विचारशील नहीं लेता। वे स्वाधीन नहीं होते और वे उच्च स्तर का आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनके माता पिता उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते। माता पिता का अवहेलनापूर्ण व्यवहार, निग्लेक्ट इन पेरेंटिंग। ऐसे माता पिता अपने बच्चों की अवहेलना करते हैं। वे अपने बच्चों में अभिरुचि नहीं रखते और उनका ध्यान भी नहीं रखते अर्थात उनकी उपेक्षा करते हैं। वे ज्यादा स्नेह और वात्सल्य भी प्रदर्शित नहीं करते। वे अपनी के व्यवहार को न तो नियंत्रित करते हैं और न ही उनसे विचारशील व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। वे बच्चों के प्रति तटस्थ रहते हैं। माता पिता के व्यवहार की ऐसी शैली का बच्चों के व्यक्तित्व पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
ऐसे माता पिता के बच्चों के हमउम्र बच्चों से बचपन और वयस्कावस्था में संबंध तनावपूर्ण होते हैं। उनमें दूसरों से संबंध बनाने के सामाजिक कौशलों का और नेतृत्व संबंधी कौशलों का अभाव भी लेता है। वास्तव में वे किशोरावस्था और वयस्कावस्था में असामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उपलब्धि प्राप्त करने और प्रयत्न करने के लिए भी उनमें अधिक अभिप्रेरण नहीं होता। जबकि हमने बताया है कि माता-पिता द्वारा अपनाई गई एक विशेष व्यवहार शैली से बच्चों में कुछ निर्दिष्ट व्यक्तित्व के गुणों की उत्पत्ति होती है, फिर भी यहाँ यह दोहराना जरूरी है कि हमने केवल सामान्य व्यवहारों का ही ब्यौरा दिया है। व्यवहार की प्रत्येक शैली से संबद्ध जिन परिणामों का हमने वर्णन किया है, संभवतः वे सबसे अधिक होते हों, परंतु इन परिणामों के अतिरिक्त भी कुछ और परिणाम हो सकते हैं। माता पिता का व्यवहार उन सब कारकों में से केवल एक कारक है जो बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करता है। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त बाहर के लोगों के व्यवहार से भी प्रभावित होते हैं। यदि माता पिता द्वेषपूर्ण हैं, परंतु अन्य लोग सहयोगपूर्ण और प्रीतिपूर्ण हैं, तो बच्चे के व्यक्तित्व का विकास सकारात्मक रूप से हो सकता है। यह भी संभव है कि माता और पिता दोनों अलग अलग व्यवहार अपनाएं। अगर दोनों में से एक का व्यवहार प्रतिबंधात्मक है और दूसरे का लचीला है, तो इससे बच्चे के व्यक्तित्व पर उन बच्चों के व्यक्तित्व की तुलना में भिन्न असर पड़ेगा जिनके माता पिता प्रतिबंधात्मक, सख्त और अनमनीय होते हैं। 20. अंश परिपोषण प्रदान करना और स्वाधीनता को बढ़ावा देना। आप जानते हैं कि जैसे जैसे बालिका बड़ी होती है, वह अपने आप बहुत से कार्य कर लेती है। एक शाला पूर्व बालिका 13 से 36 माह की आयु वर्ग की बालिका की अपेक्षा अपने माता पिता पर कम आश्रित होती है। जैसे जैसे वह मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था में पहुंचेगी, वह और अधिक स्वाधीन हो जाएगी। बच्चों के स्वयं कार्य करने की इच्छा को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके आत्मविश्वास को विकसित करता है। यह पहलू इस बात से भी मेल रखता है कि बच्चे जिंदगी की परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं और उनके अनुसार वे किस हद तक वस्तुओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। बाल्यकाल के वर्षों में और इसके पश्चात वयस्कावस्था में बालिका कितनी स्वाधीन होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि माता पिता ने उसके प्रारंभिक आश्रित व्यवहार के प्रति क्या अनुक्रिया दिखाई थी। माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और साथ ही उन्हें खतरों और विफलताओं से निपटने के लिए तैयार भी करते हैं। पालन पोषण की मुख्य चुनौती है बच्चों के प्रति बहुत अधिक और बहुत कम सुरक्षात्मक व्यवहार के बीच सही नियंत्रण कायम कर पाना। बच्चों का पाश्रित व्यवहार दो रूप लेता है। स्नेह पाने की चेष्टा। बच्चे प्यार और स्नेह चाहते हैं। जब उनकी प्रशंसा की जाती है और उनकी ओर ध्यान दिया जाता है, तो वे स्नेह महसूस करते हैं। जब बच्चे कहते हैं, मुझे देखो, वे प्रशंसा पाने की इच्छा व्यक्त करते हैं और माता-पिता के वात्सल्य के प्रति आश्वासन चाहते हैं। मदद पाने की चेष्टा। जब बच्चों के लिए कोई कार्य मुश्किल होता है या वे उसे कर पाने में असफल रहते हैं, तो वे मदद मांगते हैं। उनको उनके कार्य में मदद देने के साथ साथ वयस्कों द्वारा मदद बच्चों को यह आश्वासन देती है कि वे उनको चाहते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। शाला पूर्व बच्चों के पराश्रित व्यवहार के प्रति माता पिता को क्या अनुक्रिया दिखानी चाहिए? यह शायद आपको विरोधाभास लगे, किंतु जब माता पिता बच्चों के पराश्रित व्यवहारों को दंड देने की बजाय उनके प्रति सकारात्मक अनुक्रिया दिखाते हैं, तो बड़े होने पर बच्चे अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। जो बच्चे स्नेहपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और माता पिता उनको स्नेह देते हैं, संभवतः बड़े होकर वे संवेगात्मक रूप से सुरक्षित और स्वाधीन बने। अन्य शब्दों में, जिन बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सही समय पर परिपोषण नहीं मिलता, वह बड़े होने पर भी परिपोषण की इच्छा रख सकते हैं। वयस्कावस्था में भी वे संवेगात्मक रूप से असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, जो कि दूसरों पर आश्रित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। वयस्क होने पर भी
यदि स्नेह और सुरक्षा की जरूरत किसी के संबंधों का मुख्य कारक है, तो यह उसके लिए बहुत बड़ी अक्षमता हो सकती है। ऐसे संबंध स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाने की क्षमता में बाधा बन सकते हैं। शाला पूर्व वर्षों के इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। एक बालिका जो स्कूल जाना पसंद नहीं करती है और माता-पिता से चिपके रहना पसंद करती है, संभवतः उसके पराश्रित व्यवहार के प्रति उसके माता-पिता ने पर्याप्त अनुक्रिया दिखाई हो। स्कूल में भी इस बालिका को अध्यापिका से अधिक ध्यान की आवश्यकता हो सकती है। दूसरी ओर, एक बालिका जो नए स्कूल के वातावरण के अनुसार अपने को समायोजित कर लेती है और मित्र बना लेती है, उसे संभवतः माता-पिता से पर्याप्त परिपोषण मिला है, अतः वह स्वतंत्रता से कार्य करती है। इसके बिल्कुल विपरीत, कुछ माता-पिता अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक संरक्षणशील होते हैं। वे आश्रित व्यवहारों को बढ़ावा देते हैं और जब बच्चे मदद मांगते हैं, तो उनको स्वयं प्रयास करने देने की इच्छा को प्रोत्साहन देने के बजाय आकुलतापूर्ण अनुक्रिया दिखाते हैं। वे बच्चों को भी आकुल बना देते हैं। बच्चे ऐसे में अपने आप स्थितियों से निपटना और समस्याओं का सामना करना नहीं सीख पाते और वयस्क होने पर वे अधिकतर दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। बच्चों में स्वतंत्र अनाश्रित व्यवहार को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? यह प्रायः एक ऐसा विषय है जिसमें प्रत्येक माता या पिता को बच्चों को आसक्ति देने और उनके प्रति दृढ़ होने के बीच और साथ ही उनकी मामूली मुश्किल में मदद करने और उन्हें स्वयं कार्य करने देने के बीच संतुलन बनाना होगा। 20.6 भाई बहनों के बीच संबंध। हमारे देश में अधिकांशतः परिवारों में एक से ज्यादा बच्चे होते हैं। अपने भाई बहन से भी बच्चे उतनी ही अंतःक्रिया करते हैं जितनी कि अपने माता पिता से। वास्तव में, कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं जहां जब माता पिता घर से बाहर काम पर जाते हैं, तो छोटे भाई बहनों की देखभाल बड़े बच्चे, भाई या बहन, करते हैं। ऐसे में माता पिता की अपेक्षा उनका अधिकांश समय भाई बहन के साथ ही बीतता है। अतः भाई बहन समाजीकरण के प्रभावपूर्ण अभिकर्ता होते हैं। माता पिता के बीच संबंधों की तुलना में बच्चों का अपने बहन भाई के बीच संबंधों में एक विशेष अंतर होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह क्या हो सकता है? भाई बहन की उम्र एक सी होती है और उनके बीच संबंध भी माता पिता की अपेक्षा अधिक बराबरी वाले, मैत्रीपूर्ण और स्वतंत्रतापूर्ण होते हैं। माता पिता चाहे कितने भी बाल केंद्रित और लचीले व्यवहार वाले हों, फिर भी बच्चे प्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्राधिकारपूर्ण मानते हैं। भाई बहन बच्चों को संवेगात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तनावग्रस्त और अव्यवस्थित स्थितियों में वे समर्थन और सलाह भी देते हैं। उनके सम्मुख विश्वास पूर्वक भेद खोले जा सकते हैं। बाल्यकाल के ऐसे बहुत से रहस्य होते हैं जो केवल भाई बहन को ही सुनाए जा सकते हैं। बड़े बच्चे व्यवहार के मानक स्थापित करते हैं। आपने शायद छोटे भाई बहन को बड़े का अनुकरण करते देखा हो। वफादारी, सहयोग और संरक्षणता के नियम भाई बहन में बहुत दृढ़ होते हैं। एक और, जबकि भाई बहन के बीच संबंध बराबरी के होते हैं, दूसरी ओर हो सकता है कि उनके बीच संघर्ष, स्पर्धा, ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता की भावनाओं का होना असाधारण बात नहीं है और ऐसे मामलों में माता पिता की संवेदनशीलता प्रमाणित होती है। दूसरे बच्चे के जन्म पर बड़ा बच्चा व्याकुल हो सकता है, विशेषतः अगर माता पिता बड़े की अवहेलना करना शुरू कर दें। 20.7 आक्रामकता। खंड 3 में हमने बच्चों के आक्रामक व्यवहारों के कुछ कारणों पर चर्चा की थी। जब 13 से 36 माह के आयु वर्ग के बच्चे परेशान और कुंठित हो जाते हैं, तो वे अपनी भावनाओं को आक्रामक व्यवहार द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। वे चीजें फेंककर और दूसरों को ठोकर मारकर आक्रामकता अभिव्यक्त कर सकते हैं। शाला पूर्व बच्चे शारीरिक आक्रामकता प्रदर्शित करने के अतिरिक्त वाचिक आक्रामकता का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी को संबोधित करने के लिए बुरे नामों का प्रयोग करना और व्यंग्य कसना।
शाला पूर्व वर्षों के दौरान ही माता पिता अधिक सख्ती से आक्रामक व्यवहारों से निपटते हैं। आइए अब हम पढ़ें कि शाला पूर्व बच्चों में आक्रामक व्यवहारों के क्या कारण हो सकते हैं और माता पिता किस प्रकार समाजीकरण के दौरान बच्चों को ऐसे व्यवहार से परे रखते हैं। ऐसी बहुत सी स्थितियां होती हैं जिसमें कि शाला पूर्व बच्चे कुंठित हो उठे और इसलिए आक्रामकता से पेश आए। हो सकता है कि बालिका को दंड दिया गया हो या उसके माता पिता उसकी ओर अधिक ध्यान न दे रहे हों या जिस खिलौने से वह खेलना चाहती है वह उसे न मिल रहा हो या उसके मित्रों ने उसे खेल समूह में सम्मिलित नहीं किया हो। जब शाला पर्व बच्चे साथ साथ खेलते हैं तो उनका कठित होना स्वाभाविक है, क्योंकि वे एक दूसरे के दृष्टिकोण, नजरिए को नहीं समझ पाते। ऐसी परिस्थितियां क्रोधोन्माद, चीख चिल्लाहट और शारीरिक आक्रामक व्यवहार उत्पन्न कर सकती हैं, किंतु जिस प्रकार बच्चे कुंठाओं के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं या उनसे निपटते हैं और किस हद तक बच्चे निराशाजनक स्थिति को सहन कर सकते हैं, उनमें बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। दो शाला पूर्व बच्चों को जो चाहिए उसे वे नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, अर्थात वे निराशा और विवशता महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनमें से एक किसी अन्य वस्तु से खेलना प्रारंभ कर दे, अनाक्रामक अनुक्रिया, और दूसरा आसपास पड़ी वस्तुओं को ठोकर मारकर इधर-उधर बिखरा दें, आक्रामक व्यवहार। ऐसी वैयक्तिक भिन्नताओं पर आप तब ध्यान दे सकते हैं जब आप बच्चों को समूह में साथ साथ खेलते देखें। चूंकि आक्रामकता स्थितियों से निपटने का न तो वांछनीय और न ही लाभप्रद तरीका है, इसलिए पालनकर्ताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों का समाजीकरण करते समय वे उन्हें आक्रामक व्यवहार सीखने से दूर रखें। एक तरीका जिससे ऐसा किया जा सकता है वह है यह समझना कि बच्चों के आक्रामक व्यवहार के कारण क्या हैं और फिर उन कारणों को दूर करना चाहिए ताकि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। 20.7.1 आक्रामक व्यवहारों को समझना। अधिकांश अन्य गुणों की भांति आक्रामक व्यवहार भी आनुवंशिकता और परिवेश से प्रभावित होते हैं। बच्चों में जन्मजात स्वाभाविक भिन्नताएं होती हैं, जिसके कारण प्रत्येक बच्चे द्वारा प्रदर्शित आक्रामक व्यवहार की मात्रा भिन्न होती है। यद्यपि ये जैविक कारक बच्चों के व्यवहारों को पूर्व प्रवृत्ति प्रदान करते हैं, तथापि ये आक्रामक व्यवहार का कारण नहीं होते। अपने आसपास के लोगों के अनुभव ही बच्चों को ऐसे व्यवहारों को अभिव्यक्त करने के लिए बढ़ावा देते हैं या नियंत्रित करते हैं। आक्रामक व्यवहार मुख्य रूप से दूसरों द्वारा सीखा जाता है। पारिवारिक परिवेश, बच्चों का अपने माता पिता से संबंध और माता पिता का अपना व्यवहार यह तय करते हैं कि बच्चे आक्रामक व्यवहार दर्शाते हैं या नहीं। आइए देखें कि पारिवारिक परिवेश के कौन-कौन से पहलू आक्रामक व्यवहारों को बढ़ावा देते हैं। पारिवारिक परिवेश और आक्रामकता। आप जानते हैं कि बच्चे दूसरों को देखकर भी आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। जो माता पिता स्वयं आक्रामक होते हैं, वे बच्चों के लिए आक्रामकता के प्रतिमान बन जाते हैं और बच्चे उनके व्यवहार का अनुसरण करते हैं। एक शोध अध्ययन में निर्णायक रूप से यह सिद्ध किया गया कि आक्रामक व्यवहार अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। उस अध्ययन में 3 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को 2 समूहों में विभाजित किया गया। एक समूह के बच्चों को एक ऐसी फिल्म दिखाई गई जिसमें एक वयस्क ने एक रबड़ की गड़िया को मारा, दंड दिया, उसे ठोकर मारी और फिर गुस्से से उस पर बैठ गया, और दूसरे समूह के बच्चों ने वह फिल्म देखी जिसमें एक वयस्क चुपचाप गुड़िया के पास बैठे अपना काम कर रहा है और गुड़िया की तरफ उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिल्म देखने के पश्चात बच्चों को अपने खिलौनों से खेलने दिया गया और फिल्म वाली गुड़िया के जैसी एक गुड़िया भी उनको दे दी गई। जिन बच्चों ने वयस्क को गुड़िया को मारते हुए देखा था, उनमें से अधिकांश बच्चों ने गुड़िया को मारा और कुछ बच्चों ने तो मारते समय वयस्क की ज्यों की त्यों नकल की। दूसरे समूह के अधिकांश बच्चे गुड़िया को मारे बिना, उस पर वार किए बिना और बिना आक्रामक व्यवहार दर्शाए ही उसके साथ खेलते रहे। पालनकर्ता की कथनी और करनी में भिन्नता।
यह एक अन्य कारक है जो बच्चों के आक्रामक व्यवहार को बढ़ाता है। जब माता पिता बातों, शब्दों में तो आक्रामक व्यवहारों को हतोत्साहित करते हैं, किंतु अपने आप रोजमर्रा के कार्यों के दौरान दूसरों के प्रति आक्रामक होते हैं, तो बच्चे उच्च स्तर का आक्रामक व्यवहार दर्शाते हैं। जैसा कि परोपकारिता के मामले में सही उतरता है। बच्चों से यह कहने से, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो, बच्चे नहीं सीखते। उनके लिए उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है। बच्चों के प्रति माता-पिता का व्यवहार उनको आक्रामक बनाने में सहायक हो सकता है। जो माता-पिता अपने बच्चों के प्रति द्वेषपूर्ण होते हैं, वे अपने बच्चों के आक्रामक व्यवहारों को बढ़ाते हैं। जो बच्चे अपने को स्नेहवंचित और असुरक्षित महसूस करते हैं, वे आक्रामक व्यवहार द्वारा अपने माता-पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपने विह्वलपूर्ण और अव्यवस्थित पालन-पोषण के तरीकों के बारे में पद्म है, जब माता-पिता व्यवहारों को नियमबद्ध नहीं करते और न ही इनको बच्चों पर थोपते हैं, तो माता-पिता के ऐसे व्यवहार आक्रामक व्यवहारों को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे माता-पिता अनुशासन के प्रति शिथिल होते हैं और ऐसे वातावरण में बच्चे जैसा चाहते हैं, वैसा करते हैं। अपने आक्रामक व्यवहार के लिए बच्चों को किसी भी प्रकार के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता। आप जानते हैं कि जब माता-पिता शारीरिक दंड को अस्थिर और मनमाने ढंग से इस्तेमाल करते हैं, अर्थात एक ही व्यवहार के प्रति जब उनका मन किया दंड दिया और कभी नहीं दिया, तो इससे बच्चों में आक्रामक व्यवहार पनपता है, किंतु यहाँ भी वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। कुछ बच्चे दंड मिलने पर अपने द्वेषपूर्ण व्यवहारों को दबा लेते हैं, किंतु कुछ इन्हें जारी रखते हैं और अन्य और आक्रामक हो जाते हैं। यह भी देखा गया है कि आक्रामक और अनाक्रामक बच्चे जिस प्रकार अन्य लोगों के व्यवहारों की व्याख्या अलग-अलग ढंग से करते हैं। आक्रामक बच्चे प्रायः सोचते हैं कि अन्य लोगों के इरादे द्वेषपूर्ण हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। यदि गेंद से खेलते हुए किसी आक्रामक बच्चे को चोट लग जाए तो वे अक्सर सोचते हैं कि उन्हें जानबूझकर मारा गया है और परिणामस्वरूप वे प्रतिशोध दर्शाते हैं, जिसके प्रति दूसरा व्यक्ति पलटकर वार कर सकता है और इस प्रकार लड़ाई छिड़ सकती है। आक्रामक माता-पिता और आक्रामक बच्चे एक दूसरे के व्यवहारों को दृढ़ करते हैं। माता-पिता नियम बनाते हैं, बच्चे उसके प्रति अवज्ञापूर्ण अनुक्रिया दिखाते हैं और माता-पिता बदले में बच्चे को और सख्त दंड और कड़ी धमकी देते हैं। बच्चे इसके प्रति और अधिक आक्रामकतापूर्ण अनुक्रिया दिखाते हैं। इस प्रकार की अंतःक्रियाएं आक्रामकता को कायम रखने के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करती है। यह बात एक बार फिर इस तथ्य की महत्ता को दर्शाती है कि केवल समाजीकरण ही बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता, अपितु बच्चों का स्वभाव भी उनके समाजीकरण को प्रभावित करता है। आक्रामकता का समाजीकरण। तो आक्रामकता के इस चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है? ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि आक्रामक व्यवहार आमतौर पर स्थिर रहता है, अर्थात समय के साथ साथ बदलता नहीं है। अध्ययनों ने बताया है कि आक्रामक बच्चे वयस्क होकर भी सामान्यतः आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि वयस्कों को अपने व्यवहार को परिवर्तित करना होगा। आक्रामकता को कम करने का दूसरा तरीका है बच्चों को यह समझने में मदद करना कि आक्रामक हुए बिना भी क्रोध को अन्य तरीकों से अभिव्यक्त किया जा सकता है। जब माता-पिता बच्चों को आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करने के लिए दंड देते हैं, तो वे बच्चों को यह तो बता देते हैं कि वे क्या नहीं कर सकते, परंतु उन्हें वे यह नहीं बताते कि वे क्या कर सकते हैं। परिणामस्वरूप बच्चे पुनः वही आक्रामक व्यवहार दोहराते हैं। अतः बच्चों को विवशता और क्रोध से निपटने के अन्य विकल्प सिखाने चाहिए। कुछ तरीकों को अपनाकर, जैसे परेशानियों के बारे में बात करने से, क्रोध को शब्दों द्वारा व्यक्त करने से, मदद मांगने से और अधिक प्रयास करने से या कार्य को छोड़कर कुछ समय पश्चात पुनः उसे करने का प्रयास करने से, आक्रामकता से निपटा जा सकता है। जिस परिवार को आप करीब से जानते हैं, उसकी पारिवारिक अंतःक्रियाओं पर विचार विमर्श कीजिए।
क्या आप बता सकते हैं कि इस परिवार में आक्रामकता का स्तर उच्च है या निम्न? क्या आप समझते हैं कि उनके व्यवहारों को किसी तरह से परिवर्तित किया जा सकता है? 20.8 समानुभूति और परोपकारिता। पिछले खंड में आपने समानुभूति और परोपकारिता के बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा कि किस प्रकार 13 से 36 माह की आयु वर्ग के कुछ बच्चे किसी व्यथित व्यक्ति की मदद करने के प्रयास में उसे गले से लगाकर या चूमकर सांत्वना देते हैं। वे दूसरे व्यक्तियों की संवेगात्मक स्थितियों का अनुमान लगा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वे अपने पूर्व घटित संवेगात्मक अनुभवों का पुनः स्मरण करके अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाते हैं। तथापि अभी भी यह तय करने में कि व्यथित व्यक्ति के लिए सबसे अधिक सांत्वनादायक क्या होगा वे अपने परिप्रेक्ष्य में सीमित होते हैं। शाला पूर्व वर्षों के दौरान जैसे जैसे बच्चों का दूसरों के परिप्रेक्ष्य से देखने की योग्यता में सुधार आता है, वे वही अनुक्रिया दिखाते हैं जिसे व्यथित व्यक्ति पंसद करेगा। निम्नलिखित वृत्तांत से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि 5 वर्षीय सलमा ने अपनी मां की भावनाओं को कितनी अच्छी तरह समझा और कितनी संवेदनशीलता से उसने उनसे जूझने का प्रयास किया। सलमा की मां की तबीयत ठीक नहीं थी और वे बिस्तर पर लेटी हुई थी। सलमा, जो कि बाहर खेल रही थी, उसने भीतर आकर देखा कि उसकी मां बीमार लग रही है। सलमा उनके पास जाकर उनके माथे पर हाथ रखकर बोली, क्या आप बीमार हो? और भागकर कमरे से बाहर आ गई और अपने पिता को ढूंढने के लिए पड़ोस के घर पहुंच गई। आपने खंड की इकाई 5 में पढ़ा कि अनीता ने किस प्रकार स्कूल में आए नए बच्चे को सांत्वना दी। यह समानुभूति का एक और उदाहरण है। किंतु यह भी सच है कि शालापूर्व बच्चे ऐसी समझ हर बार नहीं दिखाते। कई ऐसे भी मौके होते हैं जब वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि अन्य लोग भी उन्हीं के जैसा महसूस करते हैं। वे मानते हैं कि दूसरे लोग भी समान घटनाओं के प्रति उनके जैसे ही दुख या खुशी महसूस करते हैं। उसका खिलौना गुम हो जाने पर दूसरे लोग उसकी तरह दुखी होंगे और यदि वे गेंद को सही निशाने पर मारे तो वे प्रसन्न होंगे। दूसरों के परिप्रेक्ष्य से देख पाने की प्रक्रिया धीरे धीरे विकसित होती है। जैसा कि आप जानते हैं, शाला पूर्व वर्षों के समाप्त होने के आसपास ही बच्चे कम अहंकेंद्रित होने लगते हैं। अब वे समझते हैं कि अन्य लोग पृथक कारणों के परिणामस्वरूप खुशी या दुख महसूस कर सकते हैं। बॉक्स 2 बाद के क्यों में समानुभूति का विकास। धीरे धीरे मध्य बाल्यकाल के दौरान बच्चे एक ही बार में अनेक विरोधात्मक भावनाओं के प्रति समानुभूति दिखा सकते हैं, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट है। राम और सुरेश ने अली को गांव के तालाब के किनारे वाले पेड़ पर चढ़ने के लिए ललकारा। अली ने धुनौती स्वीकार की और तीनों पेड़ की ओर चलते बने। अली पेड़ पर चढ़ने लगा। वह थोड़ा ही चढ़ पाया था कि गिर पड़ा। अपनी बात को सही साबित होता देख सुरेश हर्षोल्लास से ताली बजाकर कूदने लगा, किंतु राम उसकी मदद के लिए आगे बढ़न और फिर सहसा रुक गया। बाद में जब उससे पूछा गया कि उसने अली की मदद क्यों नहीं की तो वह बोला कि वह जानता है कि अली को चोट लगी थी, परंतु अली शर्म भी महसूस कर रहा था और ऐसे में वह किसी में मदद लेना पसंद नहीं करता। मध्य बाल्यकाल के वर्षों में सहायता, सहयोग और साझेदारी के व्यवहार में वृद्धि होती है। धीरे धीरे बच्चे दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को और अच्छी तरह समझने लगते हैं और उनकी अनुक्रियाएं भी ज्यादा युक्तिपूर्ण हो जाती हैं। स्पर्श करके या केवल आंखों के इशारे से ये संप्रेषित कर देते हैं कि वे दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझते हैं। एक किशोरावस्था की बालिका दूसरे व्यक्ति द्वारा अपनी भावना व्यक्त न करने पर भी यह अनुमान लगा लेती है कि वह क्या महसूस कर रहा है। 20.8 एक परोपकारिता और समानुभूति को बढ़ावा देना। जैसा कि आक्रामकता के मामले में होता है, बच्चों द्वारा समाजानुरूप व्यवहार दर्शाने के स्तर में भी मुख्य रूप से भिन्नताएं होती हैं और समाज अनुरूप व्यवहार का गुण प्रायः समय के साथ साथ स्थायी बना रहता है। व्यक्तित्व के अधिकांश गुणों की भांति
परिवार के सामाजिक अनुभवों द्वारा ही काफी हद तक बच्चों की समानुभूतिपूर्ण अनुक्रियाएं निर्धारित होती है। समानुभूति का एक कारक है पालनकर्ता के साथ लगाव का संबंध, जो कि जीवन के प्रथम वर्ष में विकसित होता है। जो बच्चे प्रथम वर्ष में ही सुरक्षात्मक लगाव बना लेते हैं, वे बाल्यकाल वर्षों में हमउम्र मित्रों के प्रति अधिक संवेदनशीलता और समानुभूति दर्शाते हैं। शाला पूर्व बच्चे किस हद तक समानुभूतिपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यह पालनकर्ताओं द्वारा अपनाए गए अनुशासन और पालन पोषण के तरीकों द्वारा प्रभावित होता है। स्नेह केंद्रित अनुशासनिक तरीके समानुभूति के विकास में मदद करते हैं, क्योंकि ऐसे तरीकों में बच्चों को समझाया जाता है कि दूसरे लोग कैसा महसूस करते हैं। एक बार जब बच्चे समानुभूति महसूस करने लगते हैं, तो वे समाज अनुरूप व्यवहार अधिक दिखाने लगते हैं। आपने अवश्य ही बच्चों के साथ अंतःक्रिया के दौरान ऐसा देखा होगा। जिस बच्चे को अपने अनुभव याद है कि अकेले मेज उठाने में कठिनाई होती है, वह बढ़कर दूसरे बच्चे की मदद करता है। इसके विपरीत, शक्ति केंद्रित तरीके से बच्चों को इस विषय पर कोई सूचना या संकेत नहीं दिया जाता कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है या वह स्वयं क्या गलत कर रहा है। इससे समानुभूति का विकास नहीं होता। जैसे जैसे बच्चे और लोगों से मिलते हैं, उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य के बारे में जानने का अवसर मिलता है। इससे समानुभूति के विकास को बढ़ावा मिलता है। 20.1 मित्रता और खेल। मित्र और हमउम्र बच्चे एक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी वे काफी हद तक प्रभावित करते हैं। हम में से अधिकांश लोगों की हमउम्र बच्चों के साथ स्थायी मित्रता होती है, जो कि बचपन से चली आ रही होती है। खेल एक प्रबल अभिप्रेरक है, जिसकी वजह से हम मित्र बनाते हैं। दूसरों के साथ खेलना 2 वर्ष की उम्र के उपरांत ही प्रारंभ होता है। 13 से 36 माह की आयु के बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करना शुरू कर देते हैं। वे एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, हंसते हैं, किलकारी मारकर चीखते हैं, ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं और एक दूसरे के कपड़ों या खिलौनों से खेलते हैं। यदि उनमें से एक के पास कोई खिलौना है, उनके बीच अंतःक्रिया अधिक समय तक जारी रह सकती है। वे बारी-बारी से उस खिलौने के साथ खेल सकते हैं। ऐसी प्रारंभिक मित्रता स्थायी नहीं होती और हो सकता है कि बाद की अवधि में होने वाली मित्रता की अपेक्षाकृत ये दूसरे दिन तक भी न रहे। शाला पर्व वर्षों के दौरान बच्चों के बीच अंतःक्रियाओं की वृद्धि होती है और अब वे अपेक्षाकृत ज्यादा प्रभावयुक्त हो जाती है। बड़े शाला पूर्व बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण तरीके से और बारी लेकर खेलते हैं। वे मित्र बनाना शुरू कर देते हैं। वे कुछ हमउम्र बच्चों के साथ समय बिताना और घनिष्ठता बढ़ाना पसंद करते हैं और अन्यों से नहीं। उनसे बिछुड़ने पर वे अप्रसन्न और उदास हो सकते हैं। शाला पूर्व बच्चे अधिकतर उन्हीं बच्चों को खेल का साथी चुनते हैं जो उन्हीं के लिंग के होते हैं। वे अपने मित्रों के साथ परिकल्प खेल खेलते हैं और उनके प्रति अधिक सहमति दिखाते हैं, उनकी मांगों का अनुपालन करते हैं, उनकी मदद करते हैं, सहानुभूति दर्शाते हैं और उनसे उनके अनुभवों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जबकि हमउम्र बच्चों के साथ अंतःक्रियाएं 13 से 36 माह की आयु के बच्चों के अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक हो जाती है, शाला पूर्व बच्चों की मित्रता ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं होती। इस अवधि की मित्रता को क्षणिक मैत्री खेल कहा जाता है। ऐसी मित्रता शीघ्र ही बन जाती है और फिर पल भर में ही समाप्त भी हो जाती है। 5 से 7 वर्षीय बच्चों के लिए मित्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ वे उस समय खेल रहे होते हैं। ऐसा सोचने का उनका नजरिया तब और स्पष्ट हो जाता है जब आप उनसे पूछते हैं, लोग मित्र कैसे बनाते हैं? संभवतः उनका उत्तर हो, वे साथ साथ खेलते हैं। बच्चों के लिए खेल के साथी प्रायः पड़ोस के बच्चे या स्कूल के साथी होते हैं। शाला पूर्व के अंतिम वर्षों में बच्चे समझने लगते हैं
कि सामान्य रुचियां और भावनाएं ही मित्रों को बांधती है, और केवल वस्तुएं ही नहीं, किंतु वे भी सिर्फ तत्कालीन घटनाओं को ही महत्व देते हैं। अतः उनसे प्रायः ऐसे वाक्यांश सुनने को मिलते हैं, जैसे, वह अब मेरी सहेली नहीं रही क्योंकि जो मैं चाहती थी उसने वह नहीं किया। तुम उस दोस्त को पसंद करते हो जो वही करता है जो तुम चाहते हो। मध्य बाल्यकाल के वर्षों के अंतर्गत मित्रता के प्रमुख पहलू होते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे की इच्छाओं के प्रति अनुक्रिया दिखाना जैसे संदेहता और विचारशीलता जैसे अभीष्ट व्यवहारों का होना। मित्र एक दूसरे की मदद करते हैं। किशोरावस्था में मित्रता का मतलब और गूढ़ हो जाता है। मित्र एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के निजी विचारों और भावनाओं में साझेदारी करते हैं। 20.9.1 मित्रता क्यों महत्वपूर्ण है? शाला पूर्व बच्चों के लिए मित्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर्वप्रथम, मित्र संवेगात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर कुछ लोग बालिका को पसंद करते हैं, तो वह अपने को स्वीकृत महसूस करती हैं। द्वितीय, मित्र वही करना चाहते हैं जो बालिका चाहती है। वयस्कों में इतना धैर्य और अंतर्बल नहीं होता कि वे कुर्सी के नीचे घुसकर फिर मेज पर चढ़ जाए और फिर उस पर से छलांग लगाकर कुछ देर एक टांग पर खड़े रहकर इस क्रिया को 5 बार दोहराए ताकि पर्वतों का दैत्य जो बड़ी बड़ी चट्टानों को नीचे गिराने की चुनौती दे रहा है, उसे खुश कर सकें। वे ऐसी क्रियाएं करते हैं जिन्हें अकेला करने में कुछ भी मजा नहीं आता। तृतीय, मित्र एक दूसरे से काफी कौशल सीखते हैं। चतुर्थ, मित्र ऐसे प्रमाण स्थापित करते हैं जिनके आधार पर बालिका अपना मूल्यांकन कर सकती है। ऐसे में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उमड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप बालिका उत्साह से अनेक कौशल सीखती है। मित्र बालिका को उसके बारे में और उसकी योग्यताओं के बारे में जानकारी देते हैं। इन सबसे बालिका को स्वसंकल्पना बनाने में मदद मिलती है। पंचम, हमउम्र बच्चों के साथ अंतःक्रिया संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। हमउम्र बच्चों के साथ खेलकर और बातचीत करके बालिका दूसरों के परिप्रेक्ष्य से वस्तुओं को देखना और समझना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार की बार बार होने वाली मुठभेड़ द्वारा बालिका के विचार कम अहं केंद्रित होते जाते हैं। आपन जानते हैं कि दूसरों के परिप्रेक्ष्य को समझना संज्ञानात्मक योग्यताओं का मूल आधार है और लोगों के साथ सफल सामाजिक अंतःक्रियाओं का प्रामाणिक अभिलक्षण है। 20.9 दो बच्चों का खेल। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके खेल के स्वरूप में परिवर्तन आता है, जो कि बच्चों की बढ़ती हुई सामाजिक और संज्ञानात्मक योग्यताओं के अनुरूप होता है। आइए पहले देखें कि संज्ञानात्मक नजरिए से बच्चों के खेल के स्वरूप में कैसा परिवर्तन आता है। लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालिका की खेल क्रियाएं प्रायः संवेदी क्रियात्मक होती हैं। उदाहरण के लिए, इधर-उधर भागना, एक वस्तु को दूसरी पर सुव्यवस्थित ढंग से रखना, मोती पिरोना, चीजों को धकेलना, गेंद फेंकना आदि आदि। एक बार जब बालिका प्रतीकात्मक ढंग से सोचना शुरू कर देती है, तो वह परिकल्प खेल खेलने लगती है। आप जानते हैं कि ऐसा 2 वर्ष की आयु के आसपास होने लगता है। आप यह भी जानते हैं कि समय के साथ साथ ऐसे परिकल्प खेल और जटिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि शाला पूर्व वर्षों में संवदी क्रियात्मक खेल नहीं खेले जाते। ऐसे खेल इस अवधि में भी खेले जाते हैं, परंतु वे अन्य खेलों के साथ साथ खेले जाते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से भी खेल के स्वरूप में परिवर्तन आता है। 13 से 36 माह के बच्चे प्रायः अकेले ही खेलते हैं। चूंकि नियमों के अनुसार खेलने के लिए अधिक संज्ञानात्मक योग्यताओं और सामाजिक कौशलों की आवश्यकता होती है, बच्चे ऐसे खेल देर से खेलना प्रारंभ करते हैं। शाला पूर्व बच्चे साधारण सामूहिक खेलों में भाग ले सकते हैं, किंतु मध्य बाल्यकाल में ही मूर्त नियमों के अनुसार खेले जाने वाले खेल में भाग ले सकते हैं। बोध प्रश्न 4। नीचे दी गई जगह में निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए।
एक परिवारों में बच्चों के आक्रामक व्यवहारों को बढ़ावा देने वाले कौन से कारक होते हैं? 2. माता-पिता बच्चों में समानुभूति और समाज अनुरूप व्यवहारों के विकास को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकते हैं? 3. शाला पूर्व वर्षों में मित्रता किस प्रकार की होती है? उसके बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 4. शाला पूर्व वर्षों में मित्रों की क्या भूमिका होती है? 20:10 सारांश। इस इकाई में आपने शाला पूर्व बच्चों के सामाजिक विकास के प्रमुख पहलुओं के बारे में पढ़ा। शाला पूर्व वर्षों के दौरान बच्चों में पहल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चों के व्यवहारों को सीमाबद्ध और नियंत्रित करने के प्रयास में पालनकर्ता उन पर अनेकों प्रतिबंध लगा सकते हैं और उन्हें दंड भी दे सकते हैं। इससे बच्चों में अपनी क्रियाओं के प्रति अपराध भावना उत्पन्न हो सकती है। पालनकर्ता को बच्चों की पहल करने की प्रवृत्ति का मार्गदर्शन उचित कार्यों की ओर करना चाहिए जिससे कि बच्चों के आत्मविश्वास के विकास को बढ़ावा मिले। शाला पूर्व वर्षों में सुसंकल्पना और विस्तृत हो जाती है। शाला पूर्व बच्चे अपने आप को शारीरिक गुणों, मनोवृत्तियों, विश्वासों, पसंद और नापसंद के अनुसार परिभाषित करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे अन्य लोग बालिका को उसके बारे में बताते हैं और जैसे जैसे वह स्वयं अपनी योग्यताओं के बारे में जानने लगती है, उसकी स्वसंकल्पना विकसित होने लगती है। 5 वर्ष की आयु के आसपास बालिका अपने लिंग के बारे में स्पष्ट रूप से जानने लगती है। लिंग भूमिका संबंधी रूढ़ मान्यता बच्चे प्रारंभिक बाल्यकाल में ही सीख लेते हैं और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वयस्क भी लड़कों तथा लड़कियों को भिन्न भिन्न व्यवहार सिखाते हैं। वे लड़के तथा लड़कियों से पृथक पृथक व्यक्तित्व के अभिलक्षणों की अपेक्षा करते हैं। बच्चों को अभिष्ट सामाजिक मूल्य सिखाते समय यदि पालनकर्ता इस बात पर अधिक ध्यान न दे कि वह मूल्य पारंपरिक दृष्टि से स्त्रियोचित या पुरुषोचित है, तो यह उचित रहेगा। बच्चों का समाजीकरण करने के लिए माता-पिता जो अनुशासन के तरीकों का प्रयोग करते हैं, उनका बच्चों के व्यक्तित्व पर प्रबल प्रभाव पड़ता है। स्नेहपूर्ण तरीका जिसमें बच्चों का समाजीकरण करने के लिए तर्क का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाता है, यह बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रभावयुक्त होता है, जबकि शक्ति केंद्रित तरीका जिसमें बच्चों को धमकी दी जाती है और बिना कारण बताए उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, यह उनके लिए हानिकारक हो सकता है। पहला तरीका सदाचारी मूल्यों के आभ्यंतरीकरण को प्रोत्साहित करता है और बच्चों को उनकी निजी जिम्मेदारी के एहसास को बढ़ावा देता है। सभी प्रकार के दंडों में से शारीरिक दंड बच्चों के लिए सबसे अधिक हानिकारक होता है। जब माता-पिता दंड देने का कारण नहीं समझाते या असमनुरूप होते हैं, तो बच्चे माता-पिता को बुरा मानने लगते हैं। अतः वे नियमों का आभ्यंतरीकरण नहीं कर पाते। बहुत अधिक दंड बच्चों की स्वमान्यता को निम्न बना सकता है और उनमें व्यग्रता पैदा कर सकता है। किंतु दंड का अगर समझदारी से प्रयोग किया जाए तो इससे बच्चों को अशिष्ट व्यवहार सीखने से दूर किया जा सकता है। अनुशासन के तरीकों के अतिरिक्त माता-पिता के व्यवहार भी 4 प्रकार के होते हैं: स्नेहमयी और दृढ़ माता-पिता, अनमनीय और सख्त माता-पिता, अनुज्ञात्मक माता-पिता और अवहेलनायुक्त माता-पिता। स्नेहमयी और दृढ़ माता-पिता बच्चों में अधिकांश प्रभावयुक्त कौशलों को बढ़ावा देता है। बच्चों के समाजीकरण के दौरान माता-पिता का एक महत्वपूर्ण कार्य उनके आक्रामक व्यवहार को दूर करना। जो बच्चे सामान्य रूप से अधिक आक्रामक होते हैं, वयस्क होने पर भी वे आक्रामक रहते हैं। अन्य लोगों के आक्रामक व्यवहार के इस्तेमाल से समस्याओं से निपटते देख काफी हद तक आक्रामकता सीखी जाती है। जो माता-पिता बच्चों के प्रति द्वेषपूर्ण और स्नेहरहित होते हैं, वे बच्चों में आक्रामकता को बढ़ावा देते हैं। मनमानापन और असमनुरूप अनुशासन का तरीका एक अन्य कारक है, जो आक्रामक व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। यह जरूरी है,
कि माता-पिता पहले अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाए और बच्चों का अनाक्रामक तरीकों के इस्तेमाल से कुंठाओं से निपटना सिखाए। शाला पूर्व वर्षों में बच्चे प्रायः समानुभूति और परोपकारिता दर्शाते हैं। चूंकि दूसरों के परिप्रेक्ष्य से देखने में अब वे अधिक कुशल हो जाते हैं, इसलिए वे व्यथित व्यक्ति के प्रति उचित अनुक्रिया दिखाते हैं। स्नेह केंद्रित तरीका समानुभूति और समाज अनुरूप व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। आक्रामकता की भांति ये गुण भी समय के साथ साथ स्थायी होते जाते हैं। शाला पूर्व वर्षों में हमउम्र बच्चों के साथ अंतःक्रियाएं अब अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है। शाला पूर्व बच्चे अब अधिक मित्र बनाते हैं। बालिका के लिए खेल के साथी अब वे बच्चे होते हैं जिनसे वह बारंबार मिलती है, और मित्रता में अब खिलौनों और खेल सामग्री से मिलबांट कर खेलना शामिल होता है। शाला पूर्व वर्षों में खेल का स्वरूप संज्ञानात्मक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य से बदल जाता है। जैसे जैसे बच्चों के सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशल परिपक्व होते हैं, वे सहकारी, सामूहिक रूप से खेलों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और वैयक्तिक खेल कम खेलते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।